बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान ने हिट किया अपनी स्ट्रैटेजिक जो उनके आइडियाज़ थे, जो टेक्टिकल उनके पास एक्सपर्टीज़ थी और हिंदुस्तान को धूल चटाई। मैं आज जिस वक्त प्रोग्राम पे आ रहा था तो रास्ते में मैं सुन रहा था एक झूठ का पलंदा। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हमेशा से ये समझता आया हूँ आज की तारीख तक कि द मैन इन यूनिफॉर्म दे डोंट लाई। लेकिन इस वक्त जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके अंदर वो झूठ का पलंदा बता रहे थे, मुझे उसको सुनने के बाद यकीन हो गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि जिस तरह के मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल में वो इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। पाकिस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो सबसे बुरा काम किया या जो सबसे मुश्किल काम किया वो ये था कि उन्होंने अपने ही जो कुछ सेन एलिमेंट्स थे, जिनमें 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स थे आर्मी के और दूसरे, जिनको उन्होंने हटा दिया अपनी पोजीशन से, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सच बताया था उनको कि जो आप मिस एडवेंचरिज्म करने जा रहे हैं वो मिस एडवेंचरिज्म आपके गले में पड़ेगा। और वही सब कुछ हुआ। इसके बाद अभी जो मैं सुन रहा था, जो कहा जा रहा था, उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हु हैपेंस टू बी अ लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज सेइंग अलोंग विद द अदर काउंटरपार्ट्स कि जी पाकिस्तान ने प्लीड किया था सीज फायर का। हजूरे वाला, अमेरिका को फोन हमने नहीं किया था, अमेरिका को आप लोग फोन कर रहे थे, हम लोग नहीं कह रहे। आप CNN, BBC, जितने इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं, यू कैन गो एंड यू कैन चेक विद देम कि किसने किस तरह फोन किया था। और एक और चीज, कभी भी, ये चीज मैं बड़ी ओपनली बता रहा हूं, कभी भी निगोशिएशन जो होती हैं वो कमजोर के साथ नहीं की जाती। जब आपको ये एहसास हो गया कि जो मिस एडवेंचर हम पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं उसका बैकफायर जो आया है, जो अभी सिर्फ हमारा वार्म अप था, उसके बाद आप गए अमेरिका को जाके आपने कहा कि आप हमारी सुलह कराएं, सीजफायर कराएं। और अब आप अपने 3 जर्नलों को बैठाकर झूठ का पलंदा पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान सीज फायर के लिए आ रहा था। DGMO ने कहा कि उन्होंने हमारे साथ ट्रूस किया, कल रात को उन्होंने सब कुछ किया। पूरे पाकिस्तान को पता है कि रात को भी क्या हो रहा था और लाइन ऑफ कंट्रोल की वॉयलेशंस कौन कर रहा था। ड्रोन आपने अपने भेजे थे पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों ने आपकी तरफ उस तरह की चीज़ें नहीं भेजी। और मैं सोचता हूँ, और शायद इस वक्त जो मेरी आई फील लाइक कि आप लोगों के साथ शायद बहुत थोड़ा किया हमारी फ़ौज ने, बहुत कुछ करना चाहिए था हमारे इस पूरी जो आर्म फोर्सेस हैं इनको। एनीवेज, इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया मेजर जनरल समरेज सालिक साहब ने, और मेरे साथ हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। खालिद चिश्ती साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद ऑल व्हाट DGMOs आर सेइंग, एंड जिस तरह की वो कहानी सुना रही हैं, और मुझे नहीं पता कि उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, हर सवाल का पहला ये होता है कि बहुत शुक्रिया आपने हिंदुस्तान को बचा लिया, बहुत शुक्रिया आपने हिंदुस्तान को बचा लिया। इससे तो सवाल शुरू किए जाते हैं। तो सर क्या कमेंट करेंगे जो इस वक्त की सूरत हाल है जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जन समरेज को भी, और बाकी आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत मुबारक हो जिस नोट पे एंड हुआ है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, देयर इज नथिंग, इट इज नॉट सरप्राइज्ड मी। मेरी आज ही शाम को हाई PF ऑफिशियल्स से बात हुई है, मुझे कल की तफसील मिली है जो पाक फ़िज़ाइया ने मैसिव रिटेलिएशन की, और मैं उसकी तफसील में पहली दफ़ा आपके चैनल पे, क्योंकि अभी भी आधा घंटा मेरी तफसील से बात हुई है और मुझे सारी डिटेल्स पता लगी हैं कि क्या किया PF ने। मैं कुछ बता देता हूँ, फिर आप खुद नतीजा बेहतर निकाल सकेंगे। इंडिया ने नो डाउट रात को 2:30 बजे, जो पिछली रात थी, उस वक्त पाक फ़िज़ाइया कुछ बेसिस पर हमला किया। हमने माइनर डैमेज बर्दाश्त किया, कुछ हमारे शहादतें भी हुई। हाउएवर उसके बाद फजर पढ़ के पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने खुद अपने पायलट सर से, मुझे आपकी आवाज़, चिश्ती साहब मुझे आपकी आवाज़ सर थोड़ी ठीक नहीं आ रही। मुझे ज़रा टेक्निकल वालों को जी प्लीज़ ज़रा एयर कॉमोडोर साहब की आवाज़ को देखिएगा। मैं उतनी देर ज़रा जल साहब की तरफ चलता हूँ। जल साहब, सर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने जो कुछ
इन रिस्पॉन्स किया। मैं कल भी ये कह रहा था, हम पे जंग मुसल्लत की गई थी, वी वर नॉट इन फॉर दिस वॉर, बट हम पर मुसल्लत की गई। लेकिन उसके बाद जो आज की सूरत हाल है, जो रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता रहा, और उसके बाद जो आज की सूरत हाल है, इसको आप कैसे एवेल्युएट करेंगे? एंड स्पेसिफिकली जो डीजीएमओज झूठ का पलंदा इस वक्त हिंदुस्तान में बता रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे जी? मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं एयर कमांडर साहब की बात पे ये एग्री करूंगा कि हमें इस चीज़ पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि हिंदुओं की किस तरह की सोच और किस तरह की मेंटालिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और इंशाल्लाह ये वक्त प्रूव करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी अपनी घटिया और नीच सोच की खुद विक्टिम है। उनकी सोच ऐसी अजीब सी है। मैं कल से कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ है, उन्हें अजीमत उठानी पड़ी, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन्हें एम्बेरसमेंट हुई। आप जस्ट इमेजिन करें कि एक इंसान जो कि जिसको लेने के देने पड़ जाए, उसका ज़हनी तवाज़न किस तरह का होगा। तो वो उनसे एक्सपेक्टेड है कि ये नैरेटिव वॉर के थ्रू, ये नैरेटिव्स बना बना के, ये अब इस अपनी ये जो उन्हें एम्बेरसमेंट हुई है उसको कवर करने की कोशिश करें, या इस डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये उनकी पूरी कोशिश होगी, और मुझे कोई इस पर शक नहीं है। हम इसको बहुत गलत, इमोरल, अनएथिकल समझते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने नैरेटिव बनाने में मास्टरी अचीव की हुई है। झूठे नैरेटिव, मनगढ़ंत नैरेटिव। आपने इस आर्मी का जिक्र किया, हमारे जो इनसे वेरियस एक्सपोजर्स हैं, आप देख लें, जब ये यूएन पे जाते हैं तो उनके रेप के इंसिडेंट्स होते हैं। विद इन कंट्री ये फेक एनकाउंटर्स करते हैं अपने अवार्ड्स जीतने के लिए, चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। विद इन देयर कंट्री इनके होमोसाइड होते हैं, सुसाइड होते हैं, इनसबऑर्डिनेशन होती है, मोरल लो होता है। तो जज्बे और ट्रेनिंग के लिहाज से इनका कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान आर्मी के साथ। जबकि इंडिया जो है वो रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन जो दूसरी साइड है, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर, वॉर के दो हिस्से हैं, एक साइंस और एक आर्ट। साइंस में आ जाते हैं नंबर्स, साइंस में आ जाते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस में आ जाती है क्वालिटी ऑफ वेपन्स, फिगर्स, ऑल दोस थिंग्स। और आर्ट में आती हैं लीडरशिप, ट्रेनिंग, जज्बा, मोरल, स्पिरिट टू सैक्रिफाइस। ये सब आर्ट में आते हैं। वॉर की हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि बहुत दफा, और मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आर्ट है उसने डोमिनेट किया साइंस के ऊपर। यही इंडिया के साथ हुआ है। और अब आप बिल्कुल इस पे मतलब आप अपसेट ना हो, उनसे यही तवक्को है। दो काम उन्होंने करने हैं। एक तो उन्होंने हर चीज में झूठ बोल के ये प्रूव करना है कि जी हमने जंग जीती है। बिल्कुल उस हारने को बजाय, हार मानने के बजाय, शर्मिंदगी उठाने के, वो कहेंगे हमने जंग जीती है। और पाकिस्तान जो है वो मिन्नते कर रहा था सीज फायर के। वेयर सबको पता है। अमेरिकन, अभी CNN ने प्रोग्राम किया जिसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एडमिट किया जी बिल्कुल कि जब ये सारी सिचुएशन बनी है और पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पूरा यकीन हो चुका था कि पाकिस्तान किसी भी लिमिट तक जाएगा अपनी खुददारी और खुद मुख्तारी कायम करने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक जब है। उन्हें एहसास हुआ है, तो फिर जाके अमेरिका बहादुर ने बीच में इंटरवीन किया और इस जंग को खत्म किया। लेकिन आप यकीन करें कि उनका मीडिया जो शुरू से ही मनगढ़ंत और वॉर मॉन्गरिंग और इस तरह के एटीट्यूड पे था, उनको कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी जो कुछ हुआ है। वो अच्छा, पूरी कोशिश करेंगे कि नैरेटिव के थ्रू वो इस जंग को जीतने की कोशिश करें। अच्छा चिश्ती साहब, जो अभी बात हो रही है सर, मीडिया, मैं मानता हूं इस चीज को, हिंदुस्तान का मीडिया बीमार है, बीमार जहनियत का है। लेकिन जो उनको फीड किया गया, जिस तरह सर आप यकीन करें, जिस तरह उन्होंने वॉर रूम्स बनाए हुए थे कि जहाज यहां से उड़ा है और वो बता रहे थे कि जहाज ने इस वक्त ये एयर स्पेस क्रॉस किया और ये सब कुछ हुआ है, उनको जो फीड किया जा रहा था, आई एम श्योर ऑफ दैट कि वो उनकी खुद की प्रिजम्पशंस नहीं थी, वो खुद प्रिज्यूम नहीं कर रहे थे। आज जो अभी कहा जा रहा है उसके अंदर जो नेवी के वहां पर हैं वो कह रहे हैं कि जी अरेबियन सी के अंदर हम तो कल से जिस पोजीशन पे थे आज भी हम वहीं पर हैं और कराची हमारे निशाने पर है। सर सीरियसली, मतलब किस किस्म के लोग हैं ये, किस किस्म की कौम है और किस किस्म की फौज है ये? मीडिया हो गया, फोर्सेस हो गए, रिफ्लेक्शन है सोसाइटी के। सर मैं चिश्ती साहब से जरा बात कर रहा था। जी सर, चिश्ती साहब जी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें उनका कसूर कम है
और आपके जो काउंटर पार्ट उधर है उनका मीडिया का जरूर ज्यादा है इसके अंदर रोल, बिकॉज उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में जीती हैं, वीडियो गेम्स में उन्होंने जीती हैं, वॉर सिमुलेशन जो खुद कई बच्चों के गेम करते हैं उसमें वो जीती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रियलिटी हवा में उड़ के मैं जो कॉम्बैट करना है 72 जहाज़ों का, 30-35 जहाज़ों का, इन रियलिटी उनको फेस करना और चीज़ होती है। जी। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि मुझे अभी शाम को बहुत ऑथेंटिक पाक फिजाई के सोर्स से बड़ी बात हुई है, मुझे डिटेल्स मिली हैं ऑपरेशन की, और मैं आपको पहली दफा आपके चैनल पे, क्योंकि अभी मेरी आधा घंटा पहले सिर्फ बात हुई है और आपके पास फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। आदमपुर और भुज में जो S-400 है, मैं आपको एक अपडेट देता चलूँ। मैं उसकी टर्म में ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं कहता, वो आपकी टर्म है, लेकिन भुज और आदमपुर में जो S-400 उनके वेपन से सरफेस हुए, पाक फिजाइया ने एक नहीं 2 जगह हिट किया। कल से यही इंफॉर्मेशन थी कि शायद एक जगह हमने S-400 किया, मैं भी यही मानना था, लेकिन मैंने आज कंफर्म किया है कि हमने 2 जगह हिट किए हैं, और भुज पे एक अटैक हुआ है और आदमपुर पे ट्वाइस अटैक हुआ है। मेक श्योर करना था कि उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि जिस एयर डिफेंस के ऊपर आप मान करते फिर रहे हैं, जिसको प्राइड है कि हिंदुस्तान में लाइक डोम है एयर डिफेंस का, वो आपको एयर स्पेस से बचाएगा और किसी तरह का जहाज आने से रोकेगा। जिस जहाज को उस एयर डिफेंस ने मारना था उसने उस एयर डिफेंस वेपन को मारा है। तो रियलिटी कुछ और है। पाक फिजाइया ने हर बेस पे जो फ्रंट पे हमारे उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे और हमारी ईस्टर्न साइड पे है उसको न्यूट्रलाइज किया। मैसेज देना था। आमतौर पे जो रनवेज तबाह होते हैं वो जंग शुरू होने के बाद होते हैं, और बिल्कुल उनका ऐसे। मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि फाइटर जहाज या बॉम्बर जहाज वहां से टेक ऑफ करके ना हमारी तरफ आ सके, ऑफेंस ना कर सके, और जब हमारी आर्म फोर्सेज या लैंड फोर्सेज जब जाए कोई ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए, हमारी एयरफोर्स जाए किसी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए, तो हमें रेजिस्टेंस ना मिले, रनवे स्ट्रेट ग्राउंड कर दिए जाते हैं। रनवे दोबारा रिपेयर हो जाता है लेकिन उनको कंटिन्यूसली विजिट करना पड़ता है। कल हमारा कोई ऑपरेशन ना उनकी तरफ से ऑफेंसिव, उनकी तो एयरफोर्स 2 दिन से तकरीबन ग्राउंडेड है। हमारे रेडारों पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि उनके उड़ने के कोई मकाम है। वो तो हिम्मत ही नहीं उड़ रहे। हमारे फिजाइया तो बॉर्डर के करीब जाकर भी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी की हिम्मत है तो वो आए। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये इमोशनल बातें नहीं कर रहा, ये मैं फैक्ट बेस्ड डाटा स्टेटिस्टिक बता रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स ना उड़ने के बराबर है। बांग्लादेश के बॉर्डर के पास अगर फ्लाइंग कुछ हो रही है तो हो रही हो शायद। दूसरी बात यह है कि जो हमने क्रॉस, मैंने जैसे अर्ज किया कि हमने उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर जितने भुज से लेके समंदर के करीब जो इनके रनवेज थे और बेसेस थे, पहाड़ों तक उनको हिट किया है, जो उनके एयरबेस थे। क्यों किया है? हम मैसेज ये देना चाहते थे कि हमारी रीच ये है, हमारा रिजॉल्व ये है, हमारी कैपेसिटी है। मैं जब डिटेल्स जानी तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि इतनी पनिशमेंट कल एयर पावर ने की है उनको, लॉयटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन्स, एयर टू सरफेस वेपन्स, जो पॉसिबल पाक फिजाइया के आर्सेनल में था। हमने भी अपने शहीदों का भी बदला लेना था। वो जो भागलपुर में बच्चे मारे शहीद किए गए थे, बिल्कुल सही। वो जिनको मिसाइल मारे थे, उनसे लेकर कल तक जो इन्होंने रात को 2:30 बजे हमारे कुछ एयर बेसेस पर हमला करके कुछ लोग शहीद हुए, उन तक का बदला लेना था, और वो मैसेज चला गया था। और अभी भी मैं आपको अश्योरिटी से बता रहा हूं, बड़े कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक बता रहा हूं कि लास्ट मिनट तक हमने कुछ ऐसी जगहों पे पाक फिजाइया डिस्ट्रक्शन विद होल्ड की, बॉम्ब को खुद डाइवर्ट किया, लॉयटरिंग म्यूनिशन को खुद साइड पे हटा दिया एक अपने असल मकाम से, कि इतनी आग ना लग जाए कि पूरे शहर तक फैले। सिविलियन पॉपुलेशन को 200% तक हमने बचाने की पूरी भरपूर कोशिश की कि सिविलियन पॉपुलेशन बीच में इफेक्ट ना हो। मिलिट्री बेसिस पर भी हमने उनके फ्यूल डंप्स उड़ाए हैं, उनकी अम्यूनिशन डिपोट्स उड़ाए हैं, उनके वॉरहेड्स के जो स्टोरेज थे उनको उड़ाया। मैं आपको तफसील ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, ये मेरे पास पूरे कागज लिखे हुए हैं, आपको आप लोगों को दिखा दूं। ये इतनी तफसील मेरे पास है जो अनफॉर्चुनेटली मैं सेंसिटिव से बता नहीं सका। और ये मैं कोई टीवी शो के सेंस में नहीं कह रहा, मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ जो पाक फिजाइया की तरफ से मुझे मालूम हुआ है। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ, ये पाक फिजाइया का सारी लैंड फोर्सेज ने बहुत बहादुरी से लड़ा है, लेकिन जो 4:30 बजे से लेकर 5 घंटे तक जो कंटिन्यूस जो उनकी विल टू फाइट तोड़ी है, जन समरे सही समझ रहे होंगे, जो विल टू फाइट तोड़ी है वो उसी वक्त टूटती है जब आपको कीमत बढ़नी शुरू हो जाए आपकी जंग लड़ने की। बिल्कुल यानी जब वॉर फाइटिंग की आपको प्राइस बढ़ा दी जाए, आपकी तकलीफ बढ़ा दी जाए और आपको पेन में इजाफा होता नजर आए, तब आप यूनाइटेड स्टेट भागते जाते हैं और आप कहते हैं कि यार ये जो बम्बारमेंट हो गई है, और अभी फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन नहीं हुई, मैं ये भी बताता चलूं, अभी तो जंग शुरू होनी थी फॉर्मली। बिल्कुल तो ऐसे। देन मोदी और उसकी गवर्नमेंट और मिलिट्री कैलकुलेट किया कि अगर इतनी मैसिव रिटेलिएशन एयरफोर्स ने और लैंड फोर्सेस ने तो अभी शुरू नहीं किया था अपना ऑफेंस, एयरफोर्स ने एयर से इतना मारा, तो देन उनको रियलाइज हुआ कि बाकी जब लैंड अनलीश होगी, नेवल साइड से आएंगे, फिर हम कैसे रोकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग ओवर ऑफेंसिव
और लोग कहते हैं मेजर्ड रिस्पॉन्स किया, मैं ये कहता हूँ ये मेजर्ड रिस्पॉन्स नहीं था, ये ओवर मेजर्ड था और जरूरत थी, शायद मरीज को दवा चाहिए थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल साहब, सर कोई भी हिंदुस्तान में अगर कोई वाकया होता है, मैं अब आज से आई एम वेरी क्लियर ऑन सेइंग कि हिंदुस्तान अपने अंदर खुद एक दहशतगर्द मुल्क है और वो अपने अंदर खुद दहशतगर्दी कराता है और उसका जो मलबा है वो पाकिस्तान पे डाल देता है। रीजन बीइंग किसी चीज, ये जो अभी पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, किसी किस्म का कोई एविडेंस पूरी दुनिया ने मांगा, किसी को उन्होंने कोई एविडेंस नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि ये पाकिस्तान ने कराया है। अब सर सवाल ये है कि क्या ये जस्टिफिकेशन जो हिंदुस्तान की थी इस इंसिडेंट, इस रिवर्ट बैक होने से पहले, इसके बाद आप क्या देखते हैं नेक्स्ट सूरत हाल, जो अगर दोबारा कल को कोई हिंदुस्तान या हिंदुत्व या आरएसएस माइंडसेट को वहां पर कोई ऐसा एक और मिस एडवेंचरिज्म करता है और उसका इसी तरह ब्लेम गेम, आपको लगता है इस रिवर्ट बैक जिस तरह पाकिस्तान ने किया है, हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान पे कोई इल्जाम लगाएगा? अपने उस्ताद एयर कमोडोर चिश्ती को मुअद्दबाना सलाम पेश करना चाहूंगा। जी जी, मुझे पहले नहीं पता चला था। जी जी। तो मंसूर, देखें, इशू है हिंदू माइंडसेट का। हमारे एक रियाज खोखर साहब हमारे एम्बेसडर रहे हुए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि इंडिया बिग है लेकिन ग्रेट नहीं है। ग्रेट होने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। तो इंडिया एक जायंट है इस रीजन में जिसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहते हैं कि इंडिया की सोच और ये जो इंडिया का साइज है और इसका जो एटीट्यूड अपने नेबर्स की वजह से, मैं इंडिया को कहता हूं कि ये ट्रबलसम कंट्री है विद ट्रबलसम आइडियोलॉजी। ठीक, छोटी सोच है, घटिया सोच है, नीच सोच है, और ये हर आए दिन यही साइकिल इसका दोबारा से होता है। अगर आप इसको देखें, पहलगाम को देखें, तो 6 साल इससे पहले हमारे देन प्राइम मिनिस्टर ने यूएन फ्लोर पे कहा था कि एक और पुलवामा होगा, दोबारा से हमारे ऊपर इसी तरह एलिगेशन लगेंगी और दोबारा से हमारे साथ यही कुछ होगा। अगर तो दुनिया ने रियलाइज कर लिया, क्योंकि इस दफा अनलाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस इंडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। उसके अपने दोस्त उससे एविडेंस मांग रहे थे कि जी एविडेंस दो कि तुम पाकिस्तान पे कैसे एलिगेशन लगाते हो, जो उसके पास एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अगर तो दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि ये गेम, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप, और टेबल टॉक के ऊपर इस इशू के ऊपर कोई डिसीजन हो गए, तो शायद कोई एटीट्यूड में तब्दीली आ जाए। लेकिन जो उनका माइंडसेट है, मुझे कोई शक नहीं है कि जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अभी भी आप देखेंगे ये जो है आफ्टर दिस सीज फायर, जो उनका एटीट्यूड है वो किस तरह का होगा, किस तरीके से वो झूठ बोलेंगे, किस तरीके से वो नैरेटिव्स फैब्रिकेट करेंगे, किस तरीके से वो अपनी टॉक से राय फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो अपनी नाकामियां हमारे गले में डालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कोई शक नहीं, इट इज मैटर ऑफ टाइम। 3-4 साल 5 साल बाद ये दोबारा साइकिल रिपीट होगा, अनलेस द वर्ल्ड रियलाइजेस कि कश्मीर डिस्प्यूट ऐसा डिस्प्यूट है जिसने अमन को हॉस्टेज बनाया हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का बल्कि पूरे साउथ एशिया में। और इसके अलावा दुनिया पूरी हर कुछ अरसे बाद द वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ कि कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इट इज हाई टाइम द वर्ल्ड शुड रियलाइज एंड पुट इंडिया एट इट्स प्लेस और उसको कश्मीर इशू को रिजॉल्व करें ताकि दोबारा से ये साइकिल जो है ना वो रिपीट ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा एयर कमोडोर साहब, एक चीज़ सर हमें बड़ा वो, जब ये ड्रोन्स आ रहे थे ना तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी गुस्सा भी था। हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स रिस्पांस क्यों नहीं दे रही, रिवर्ट बैक क्यों नहीं कर रही। अक्सर लोगों ने मुझे तक फ़ोन करके कहा कि आपके प्रोग्राम में तो आके एयर मार्शल्स, एयर कॉमोडोर्स सारे कह के गए थे कि जी हमारा तो पता नहीं किस किस्म का रिस्पांस है और हम करेंगे। लेकिन मैं जब डाउन द रोड आई रियलाइज द स्ट्रैटेजी विच वॉज कि आप जो एयर डिफेंस था उसको ड्रोन्स पर ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे और उसको आने दिया। वो जो फिर कल हमें समझ आई ये सॉफ्ट किल हार्ड किल वाली, सर ये भी जरा थोड़ा सा लोगों की समझ के लिए बताइएगा, क्योंकि इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अप्रीहेंशन थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही इस पर। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और अच्छा है कि आपके नाजरीन की क्लैरिफिकेशन हो जाए। और ये जब ये ड्रोन आना शुरू हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने और दोस्तों ने, आप जैसों ने मुझे भी पूछा था कि ये अब हम हिट बैक क्यों नहीं कर रहे।
मैं इस ड्रोन का पर्पस पहले अर्ज कर देता हूँ। ये ड्रोन जो होते हैं ये डुअल पर्पस होता है। एक तो जाहिर है ये वेपन कैरी करता है, तकरीबन 1000 किलोग्राम का टीएनटी वेपन्स कैरी करता है, या जो भी वॉरहेड लगा दिया जाए, एक बात। दूसरा ये करता है कि ये डाटा कलेक्ट करता है और सप्रेस करता है अपने आप के सेंसर्स को, जो आपके हमारे मुल्क के एयर डिफेंस सेंसर्स होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को पास ऑन करता है पेरेंट यूनिट को, या जहां से ये फायर किया गया हो। जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर एंटर होने के बाद रास्ते में हमारे 6 रडार लगे हों, रास्ते में जो दुश्मन जो मुख्तलिफ जगहों पे इसको पिक कर रहे हों, ये 6 के 6 का डाटा उनको पास करता है कि अगर इस रूट पर आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज ऑपरेट कर रहे हैं ये वाले रडार। तो होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रोन कोई दुश्मन भेजेगा तो वो उसी साइट के लिए भेजेगा, क्योंकि ये लोकेशन भी बताता है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी भी बताता है। तो आप सोचें, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं अपने सारे डिफेंस वेपन्स, और सिर्फ 1000 किलोग्राम का जो उसके लिए आप इतने बड़े वेपन्स या फायर करें या उनको ऑन करें, हर जगह लिमिनेट कर दें अपने रडार फ्रीक्वेंसी को, तो वो तो थोड़ी देर बाद पूरे मुल्क का डाटा हिंदुस्तान के पास चला जाएगा कि इनके पास इस जगह पर इतने इतने डाटा है। वो ऑर्डर ऑफ बैटल हम इसको कहते हैं कि उसको सारा पता लग जाएगा। एक तो वो प्रिवेंशन थी, लेकिन उसका फायदा ये एक ये हो गया कि हिंदुस्तान ने मिसरीड किया सारे का सारा। वो 3 prong करना चाहता था, ये वाली एक्टिविटी 3 एंगल से करना चाहता था। पहला एंगल उसका ये था कि शायद हम जब ड्रोन मारेंगे, और उसकी क्या वजह थी पहले मैं ये भी बता दूं जी। उसने सोचा कि हमने राफेल भेजे तो फिर उसका मलबा लोगों ने पकड़ लिया, राफेल कंपनी वाले चीखना शुरू हो गए। हमने उससे पहले जो वेपन चलाए, चाहे वो रशियन S-4 तो चले बाहर पे मारा जो ड्रोन, तो अब जब उसने सोचा कि पहले राफेल की एम्बैरेसमेंट हुई, हम सस्ता काम करते हैं कि ड्रोन रिलेटिवली बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, रास्ते में क्रैश कर जाए तो मलबा क्यों नहीं मिलता, और दुश्मन के टारगेट पर पहुंच जाए या ना पहुंच जाए उसकी गवाही नहीं होती, क्योंकि हवा में तो आपका शूट डाउन हो जाता है तो काउंट कर लेती है दुनिया। तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ा इकोनॉमिकल पैकेज है, इससे लॉन्च करते हैं। ये पहला उनका ये था। दूसरा उन्होंने समझा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस की शायद कैपेबिलिटी है भी, और अगर है तो टेस्ट कर लेते हैं कि रिजॉल्व या हिट बैक करने की है कि नहीं। हमने अब्सॉर्ब किया, हिट बैक भी नहीं किया। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस ड्रोन वॉर की शुरू हुई थी, उसका बैकग्राउंड ये मुझे लगता है वो ये था कि जब ये ड्रोन लाहौर में कहीं और शहरों में पहुंचेगा तो लोगों में एक इनसिक्योरिटी पैदा होगी, और हुकूमत या फौज के खिलाफ ये फीलिंग होना शुरू हो जाएगी कि हम इनसिक्योर हैं, हम प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये 2 दिन तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने बहुत मिसरीड किया और हमारे पेशेंस को चेक किया, लेकिन हमने उसके बाद जब कल सुबह वाला जो अटैक किया, फजर वाला, हमने ये बताया कि अटैक ऐसे किया जाता है, और डायमेंशनल किया जाता है, तमाम डायमेंशनल से किया जाता है। डैमेज हमने सिविलियन को मेक श्योर किया है। हमारे वेपन्स दिल्ली तक पहुंचे हुए थे, लेकिन पॉपुलेशन पर नहीं मारे गए। हमने उनके डेपोस पर मारे हैं, हम उनके एमुनिशन डंप्स को तबाह किया, हमने उनकी मिसाइल साइट्स को मारा है, हमने उनके ग्रिड स्टेशन को तबाह किया। यानी हम बताना चाह रहे थे कि हम लड़ते हैं, उसमें भी एक डिग्निटी रखते हैं, उसमें भी एक ग्रेस रखते हैं, और फिर झूठ भी नहीं बाद में बोलते हैं। मैं जो क्लेम कर रहा हूं आपके चैनल के जरूर से, अगर कोई बॉर्डर पार सुन रहा हो तो मैं उसके मजाकरा करने को तैयार है कि जो चीजें मैं बताऊंगा फिर वो अपनी काउंट करके मुझे कंफर्म कर दें कि ये हिट हुई है कि नहीं हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जल साहब, 2 चीजें सर। एक तो मैं इस चीज को थोड़ा सा समझने से कासिर रहा हूं, और इसमें हमारा मीडिया का एक बहुत, मैं अपने आप पे भी क्रिटिसिज्म करूंगा सर। थोड़े दिन पहले DGISPR विद रिस्पेक्टिव एयरफोर्स और नेवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, प्रेसर इंटरनेशनल मीडिया के साथ। द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं और वो क्वेश्चंस कर रहे थे जिस तरह के कर रहे हैं, और उनमें से आई कैन ईजिली एज अ जर्नलिस्ट आई कैन ईजिली स्मेल दे वर हैविंग अ विंडिक्टिव माइंडसेट, और जिस तरह के, बिकॉज एवरी क्वेश्चन वाज पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन पाकिस्तान। वेयर एज अभी मैं देख रहा था जो कुछ इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं मीडिया की, वो जब इंडियंस का इंटरव्यूज करती हैं तो दे आर वेरी गुड विद देम कि आप तो बड़े बेचारे एंड ऑल दैट। आपको अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGMOs की हुई है, मैंने उसके रिलेटेड देखा, कोई सर उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, कोई उन्होंने पिक्चर्स, कोई वीडियोस। इट वाज शॉर्ट थिंग कि हमने मार दिए, हम लोग जहाज में खड़े हैं, हम ये करें, पाकिस्तान बुरा है, सब ये ड्रामाबाजी करके दे आर ऑल ऑफ इन 10-15 मिनट्स। वेयर एज हम एक एक चीज प्रूव कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इस तरह रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सर दुनिया को इस चीज को मनाने के लिए हमें क्या कुछ और करना है? देखिए, द वर्ल्ड हैज नेवर बीन फेयर एंड जस्ट, and particularly with Muslims.
एयर कमोडोर चिश्ती को मेरे से बहुत बेहतर पता है कि जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने किस तरह के चैलेंजेस फेस ट्रू किए। ट्रू बिकॉज उस वक्त जो वेस्ट था, दैट इज यूके, जो कि जिसकी ये डोमिनेशन थी इंडिया में, दे गेव अस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हर चीज में। वो हिंदुओं के साथ ज्यादा लाइट थे, पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ वो इनजस्टिस कर रहे थे, हर तरह की उन्होंने इनजस्टिस की। और वो हिंदुओं के साथ उस तरह की साजिशों में इन्वॉल्व थे कि जहां पे पाकिस्तान को अंडू कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान कायम है, कायम और दायम है। आज के दौर में आपको पता है कि इनकी जो मतलब है, इंडिया इज इमर्जिंग एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस। तो यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड है, जहाँ पे तो यही कुछ होगा कि आपकी बात जो है ना उसको शक की निगाह से देखा जाएगा, उसके झूठ को भी माना जाएगा। ये तो हमें चैलेंजेस हमने फेस करने हैं। मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था टू डिलीवर अ टॉक, और एक गोरा जो है जिस तरीके से आम मजाक करता है, मुझे कहता है कि हम फिक्रमंद हैं कि चाइना में राइड यू। ठीक तो आई सेड जोकिंगली कि यू हैव बीन राइडिंग अस फॉर 77 इयर्स, लेट देम आल्सो राइड। हाँ सबसे बड़ी जो गेन है ना इस सारे पहलगाम इंसिडेंट की, वो आप यकीन करें, सबसे बड़ी गेन ये है कि हमें एक दफा फिर क्लियर हो गया है कि कौन हमें क्लाइंट के तौर पे यूज करता है और कौन हमारे साथ खड़ा है थ्रू थिक एंड थिन। चाइना ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, इन स्पाइट ऑफ, हमें पता चलता था कि इस इशू पे चाइना पाकिस्तान से नाराज है, इस इशू पे नाराज है, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो ये पहली दफा नहीं है, ये हमेशा से इसी तरीके से हुआ है। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूं कि द लाइंस आर क्लियरली ड्रॉन। एक तरफ था चाइना एंड पाकिस्तान और दूसरा था यूएस, इंडिया एंड इजराइल। ठीक अब ये नेक्सस है, इस हमारे वाले नेक्सस में बांग्लादेश भी शामिल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए यही बेहतर है। हमारा फ्यूचर इज विद चाइना। China is an emerging power, US is a declining power. China is our neighbor, US is a distant power. China has stood with us through thick and thin. China जो है that US जो है ना that uses us as a client. तो ये सबसे बड़ी गेन है। That environment is pushing us in a direction जिसकी तरफ जाते हुए हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। बिल्कुल सही। और ये बात ये आपकी बिल्कुल सही है कि हमें इनको बनाने के लिए बहुत तगोदो करना पड़ेगा। ये हमेशा हमारे ऊपर शक करेंगे और हमारी जीत को भी जो है ना वो शक की निगाह से देखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, वापसी पे इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जल साहब, चिश्ती साहब अभी हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर, अभी जिस वक्त मैं बता रहा था कि DGMOs जो इंडियन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी विद रिस्पेक्टिव, तो इंडियन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने एक बड़ा क्लियरली पूछा कि जी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि रफ़ाइल तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान ने, आपका इसकी वजाहत कर सकते हैं? तो सर उन्होंने कहा है कि एयर मार्शल जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा है कि भारत के जहाँ तक बात है नुकसानात की, इस वक्त इस पे बारे में तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं। अगर मैंने तबसरा किया तो इसका दुश्मन को फ़ायदा होगा। तो सर पूरी दुनिया मान गई, जिन्होंने सीटें बनाई थी उन्होंने बता दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया, फ्रांस ने बता दिया, राफेल का शेयर ड्रॉप हो गया, लेकिन इनको अभी तक नहीं पता चला कि राफेल गिरा है कि नहीं। योर कमेंट सर। देखिए मंसूर, मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा इस एयर मार्शल को कि एटलीस्ट उसने झूठ नहीं बोला। ही डिनाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला कि नहीं जी गिरे नहीं है। वरना मैं इनसे ये तवक्को करता हूँ कि ये सरासर झूठ बोलेंगे कि नहीं जी बिल्कुल पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कोई नहीं राफेल गिरे। लेकिन जैसे आपने कहा है कि जो इजेक्शन सीट्स जिन्होंने बनाई हुई है वो कंफर्म कर रहे हैं, फ्रांस एक्सेप्ट कर रहा है, यूएस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि नाइस ऑफ हिम कि एटलीस्ट ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने रिफ्यूज किया टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ठीक। तो अच्छा सर, ये जो अब इनका एक और जो नैरेटिव था इनका, या ये जो बयानियां पूरी दुनिया को बेचते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनपगाह है, एंड ऑल दिस स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ्स। अब सवाल ये है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि जी 9 ऐसी जगह हैं अभी भी जहां पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वही वाली सर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको मिलिट्री की, जिनको हमने तबाह कर दिया हुआ है, तो जिनको हमने तबाही कर दिया उसने क्या रिपोर्ट इनको दे दी है। एनीवेज उन्होंने कहा है कि जी अभी भी 9 जगह ऐसी हैं जहां पर हमें लगता है कि दहशतगर्द मौजूद हैं। तो मतलब देयर माइंडसेट टूवर्ड्स दिस
कितना चेंज होता आपको नजर आ रहा है, या ये दिस इज एन एपेटाइट विच दे आर गिविंग टू द मीडिया एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया? देखिए मंसूर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 9/11 जब हुआ, जब यूएस पे अटैक हुआ, तो उसके बाद से जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल्स थी उन्हें भी टेररिज्म में लंप कर दिया गया। तो कश्मीर में बहुत अरसे से एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी जो कि जेन्युइन थी, इंडिजिनस थी। पाकिस्तान सिर्फ उसको पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दे रहा था। तो इंडिया को एक ऐसा मौका मिल गया जिसमें उसने दहशतगर्दी का राग अलापना शुरू कर दिया। इंडिया ने इस प्रोसेस में, चूंकि वर्ल्ड कम्युनिटी की एक टिल्ट हुई उनकी ओपिनियन कि जी जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उनको भी टेररिज्म में लंप कर दिया गया। ठीक। तो इस सिचुएशन को कैश करने के लिए इंडिया ने थ्रू आउट ये बावेला मचाना शुरू किया कि ये जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, बजाय ये मानने के कि जो उसने जुल्म किए, जो जबर किया है कश्मीर में, जो 1947 से इलीगल ऑक्यूपेशन की हुई है कश्मीर पे, बजाय उसको मानने के उसने ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया और एक नैरेटिव क्रिएट किया कि ये जितनी भी जो कुछ भी इशू हो रहा है कश्मीर में, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है बल्कि टेररिज्म है। और इसके पीछे पाकिस्तान उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जितनी भी एस्केलेशन हुई, 2001 की एस्केलेशन, 1986 की एस्केलेशन, खैर वो तो 9/11 से पहले थी, 2001 की एस्केलेशन, 4-5 की एस्केलेशन, 2009 की एस्केलेशन, हर एस्केलेशन में उसने यही प्रेशर डाला पाकिस्तान पे कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अब वो सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। अब दुनिया को भी समझ आ रही है कि नहीं, ये एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए उसने पहलगाम वाला एक इंसिडेंट किया जो कि बिल्कुल डिटो कॉपी है इससे पहले जो इंसिडेंट हुए थे पुलवामा और उड़ी वाले। वो जानबूझकर उसने किया और एक दफा फिर उसने पाकिस्तान को मोड़ते इल्जाम ठहराया। आगे जो फ्यूचर में है, मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर तो दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि दिस इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इंडिया का जो है वो बार बार हमें वॉर के दहाने और न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे ले जाता है, तो यूएस, द वर्ल्ड कम्युनिटी पर्टिकुलरली लेड बाय द यूएस, शायद ये कोशिश करे कि इंडिया को कहे कि अकल के नाखन लो। लेकिन उसकी एब्सेंस में जो इंडिया का एटीट्यूड है, मैं रूल आउट नहीं करता कि आफ्टर अनदर कपल ऑफ ईयर्स एक और पुलवामा हो और एक और यही साइकिल चले और एक दफा फिर दुनिया इसी स्टेज पे पहुंचे। पाकिस्तान का भी नुकसान, इंडिया का भी नुकसान, लेकिन इंडिया जो है ना इस जहालत से बाहर नहीं निकल रहा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी क्योंकि वो आ रही हैं चीज़ें तो मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। अभी उन्होंने कहा है, ये जो हो रही थी इनकी हिंदुस्तान की साइड से, उन्होंने कहा है कि जी 7 मई की शाम को पाकिस्तान ड्रोन्स ने दरअंदाजी की और हमारे शहरी और फौजी इलाकों में दाखिल हुए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। एक तो नाकाम बताते हैं और उसके बाद आगे कुछ शो नहीं करते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर एनीवेज, उन्होंने कहा है कि बहावलपुर और मुरीद के ट्रेनिंग कैंप बैनुल अक़वामी सरहद से ज़्यादा दूर थे, हमने वहाँ दहशतगर्दों को निशाना बनाया, मगर उन्होंने शहरी इलाकों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सर उन्होंने हम ये मतलब माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज दिस, आप किस हद तक, क्यों और हर वक्त कैसे झूठ बोल सकते हैं? आपने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को जहां पर सिविलियंस रहते थे उनके ऊपर हमला किया। बहावलपुर में अब दे आर क्लेमिंग कि जी जो हमने हमला किया था वो तो दहशतगर्द थे, जबकि सर हमने बच्चों के जनाजे पढ़े हैं और वो जनाजे बहुत भारी थे और इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान को भी इसका भी जवाब देना पड़ेगा। पॉइंट इज दिस कि आप हर वक्त इस हद तक झूठ किस तरह बोल सकते हैं? मंसूर, इसके दो पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्यों कहते हैं कि उसने बुज़दिलाना कार्रवाई की? बुज़दिलाना इस वजह से कहते हैं कि निहत्थे सिविलियंस के ऊपर तो कोई भी अटैक कर सकता है, ना वहां पे वेपन्स हैं, ना वहां पे आपको रिस्पांस आएगा, ना वो वेल डिफेंडेड हैं। तो कोई भी 2 नंबर आर्मी जो है ना वो जाके निहत्थे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर सकती है। इसमें कोई बहादुराना काम नहीं है। ठीक, बहादुराना काम ये है कि आप वेल प्रोटेक्टेड, वेल डिफेंडेड, सिक्योर लोकेशन पे अटैक करें जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। पाकिस्तान ने ये बहादुराना काम किया। पाकिस्तान ने बुज़दिलाना काम नहीं किया कि इंडिया के रात के अंधेरे में जाके निहत्थे सिविलियंस के ऊपर, जहाँ पे बच्चे शहीद हुए, खवातीन शहीद हुई। दूसरा ये देखें कि अगर लेट्स से मुझे एक कंसर्न है कि एक इंडिविजुअल जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दुनिया का कोई कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उस इंडिविजुअल को छोड़ के उसकी फैमिली को मारना शुरू कर दूं। सही।
इससे बड़ा मैं समझता हूँ गैर इंसानी सलूक हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने कन्वर्सली ये नहीं किया कि जाके रात के अंधेरे में अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बल्कि उस पाकिस्तान ने शेरों वाला काम किया है। पर्टिकुलरली हमारे वो 3 पायलट जो कि सुसाइडल मिशन पे गए और S-400 को जो है ना वो जमीन बोस करके आए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसपे मैं समझता हूँ कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इंडिया जो है वो अभी भी आप यकीन करें कि दे आर केपेबल ऑफ स्टेज मैनेजिंग इंसिडेंट्स, जैसे उन्होंने सिखों की किसी रिलीजियस प्लेस पे अटैक करके पाकिस्तान पे लगाया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। कोई एविडेंस आपको नहीं देंगे, कोई आपको उनकी वीडियोस नहीं देंगे, लेकिन झूठ और मन घड़त बातों पे पाकिस्तान को ब्लेम करते रहेंगे, जैसे पहले कर रहे थे, आइंदा भी इसी तरीके से करते रहेंगे। अच्छा जल साहब, एक सर बड़ा कैंडिड जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। सर हिंदुस्तान, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस जहनीत, हिंदुत्व जहनीत, सर व्हाट मेक देम थिंक कि वो पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं? एक वो ये अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान, बाकियों का नहीं हमें पता, पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है, पाकिस्तान में रहने वाली जो 24 करोड़ अवाम है वो क्या सोचती है इनके इस माइंडसेट के बारे में? व्हाट मेक देम थिंक कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं? सिर्फ एक झूठी आशीर्वाद है अगर उनके पास किसी की, सो दैट्स इट। मतलब सिर्फ इस बेस के ऊपर आप इतना मिस एडवेंचर करने का कैसे सोच सकते हैं? देखिए, अगर आप 700 प्री BC चले जाएं जी तो एक इनके हिंदू स्कॉलर थे जिनका नाम था चांकिया कुटेलिया। जी चांकिया कुटेलिया ने जो इनको डॉक्ट्रिन दी वो ये थी कि तुम्हारा नेबर जो है वो तुम्हारा दुश्मन है और नेबर का नेबर जो है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड डॉक्ट्रिन है जिसको इंडिया आज तक फॉलो कर रहा है। अफगानिस्तान का वो दोस्त है, पाकिस्तान का वो दुश्मन है। इसके अलावा इंडिया में ये एक खुमार आ गया, बिकॉज जाहिर है इंडिया जैसे मैंने कहा एक बड़ा मुल्क है, जी इंडिया में खुमार और गुरूर आ गया, क्योंकि सारे रीजन में वेरी वाहिद एक पाकिस्तान है जो कि इंडिया की आंख पे खटकता है, जो कि इंडिया के डिजाइन को पूरे नहीं होने दे रहा, बिल्कुल जो कि इंडिया की जो एम्बिशंस हैं जो अखंड भारत वाली उनको पूरा नहीं होने दे रहा। इंडिया ने जब जब हमने न्यूक्लियर हथियार एक्वायर कर लिए 1986, उससे पहले तो वो थ्रू आउट कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान को अनडू कर दे। बिल्कुल सही। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को भी वो नहीं मानता, उसको नेगेट करने की कोशिश करता है। 1986 के बाद उसको ये तो हिम्मत नहीं पड़ी कि हमें कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो पोज करे, और ये मेरा ख्याल है 90s में था, लेट 90s में जब वाजपेयी पाकिस्तान आया उसने आके एक्सेप्ट किया कि यस पाकिस्तान इज अ रियलिटी। उससे पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल सही। तो जैसे बाकी नेबर्स के साथ ट्रीट करते हैं उसी तरीके से वो समझते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा एक वैसल स्टेट बन के रहे। लेकिन पाकिस्तान अमन पसंद, खुददार, बावकार तरीके से रहने वाला मुल्क है, और पाकिस्तान कहता है कि जी वो मतलब इंडिया पे शक बड़ा है। सर मैं पॉइंट टेकन सर। अच्छा मुझे इस वक्त बल्कि ज्वाइन किया है सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सर थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले पूरा एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया और उसके बाद हिंदुस्तान को नाकों चने चिपवा दिए। आज सूरत हाल सर ये है, अभी प्रोग्राम से पहले जो इन हिंदुस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस विद रिस्पेक्टिव नेवी एंड एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सर वो एक झूठ का पलंदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, झूठ का पलंदा पूरे हिंदुस्तान को सुना रहे थे कि पाकिस्तान ने प्लीड किया, पाकिस्तान के DGMO ने प्लीड किया कि आप दोस्ती कर लें, आप सुलह कर लें, और नेवी वाले कह रहे थे हम अरेबियन सी पे खड़े हैं, कराची को हम हिट कर सकते हैं। प्लस उन्होंने कहा कि जी हमने जितने भी अटैक्स किए वो तो हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो तंजीम है उनके ऊपर किए। सर ऐसे दुश्मन के साथ आपका वास्ता है, आपकी हुकूमत है, इसके साथ किस तरह, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप लोग बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे? जनरल कयूम साहब सर। जी 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 सर। ये आप सच्ची बात कह रहे हैं कि हमारा जो वास्ता है ना वो एक ऐसे बद किस्म के दुश्मन के साथ है, एक ऐसा दुश्मन जिसके कोई असूल नहीं, कोई मायार नहीं, और कोई ऐसा धोखाबाज
नफरत से भरा हुआ, और चूंकि आरएसएस के लोग हैं वहाँ और ये हिंदुत्व का वो फिलॉसफी है, तो वो तो अभी बिलक रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो हजीमत उठानी पड़ी है वो पूरी दुनिया के अंदर इवन वेस्ट को हैरान कर दिया गया है। और हमें तो कोई डाउट नहीं है, हम जो हमारा वो कहते हैं ना, एक मुसलमान जो है 10 सिंहों के बराबर है। अल्लाह का ये करम है, ये बात सच्ची है, क्योंकि हम तो सोल्जर्स हैं, वॉर वेटरन हैं और सर्विस की है। ये मकसद ये है कि इनके पास राफेल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेशक टॉप ऑफ द लाइन हो, उसको चलाने के लिए भी अक्लमंद, बहादुर, पेशेवर, एक ऐसा डेडिकेटेड बंदा चाहिए। तो True. अभी ये जो मामलात हुए ना, ये कह रहे हैं नेवी में हम ये कर देते वो कर देते। जी। हमारे लोग नेवी में बिल्कुल तैयार थे, इनके तकरीबन 35 पॉइंट रजिस्टर हुए थे, और ये आगे आने की जरूरत नहीं कर सकते थे किसी लिहाज से भी, तो वहां भी इनको रोका। इसी तरह आपने देखा एलओसी पे भी मुंह तोड़ जवाब मिला। भाई एयर भी जो कोई ड्रोन श्रोन ये फेंकते रहे और मस्जिदों पे हमले करते रहे। फिर जब इधर से वापस गया तो फिर इनकी तबीयत साफ हो गई, और इनको ये पता था कि अभी आगे क्या आने वाला है अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे। तो उसके ऊपर फिर ये इन्होंने अप्रोच किया, जो CNN ने भी रिपोर्ट किया, और इन्होंने कहा जी कि ठीक है अब करते हैं, और यही अच्छी बात है। देखें, अगर इंडिया के आम लोगों की जो उनका कोई कसूर नहीं है, उनको ये मोदी के आगे चढ़े हुए हैं इसके अड्डे में, ये अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा रहा है, तो मेरे ख्याल है उनके साथ भी जुल्म है। उन तो अपनी वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अभी तो ये सख्त किस्म का इनको अजीमत हुई है। ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है जो 1962 वॉर में इनको चाइनीज ने शिकस्त दी थी ना, और दौड़ते भागते ये इतना तेज विड्रॉ कर रहे थे कि चाइनीज ने पीछे से आवाजें देके रोका कि हम अभी इससे आगे नहीं आ रहे, आप रुक जाएं। तो ये उस वक्त थे। और अभी भी आपने ये देखा कि 9 अरब डॉलर के 36 जहाज लेके, और ये समझ रहे थे कि स्काईज को डोमिनेट करेंगे और हम ये करेंगे। ये ऐसे ठुस हुए हैं कि ये उठने के काबिल नहीं थे। और यही मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका कह रहा है, बिल्कुल ऐसे यूरोपियन लोग कह रहे हैं कि जी ये है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस अजीमत को छुपाने के लिए अभी तरह तरह के झूठ पहले भी ये बोलते रहे। हमारा मीडिया इनसे 10 टाइम बेटर था, जो अक्ल और समझ से सोच के बात करता था। हम वेरीफाई करते थे बहुत सी चीजों को, कि जब हमारे जहाज कह रहे हैं तो फिर हमारे पायलट्स ने आके हमें वो सिग्नेचर्स दिखाए कि कैसे हमने इनके 5 जहाज नष्ट किए। इसी तरह इनका ये अभी जो S-400 है, जी जी, ये भी एक स्ट्रेटेजिक वेपन 1.5 अरब डॉलर का, जी बिल्कुल, 1.5 बिलियन डॉलर के, उसका भी हमें अभी जो पता चला है कि 3 उनके पास है, उनमें से 1 को डैमेज किया है और उनकी बैटरीज को डैमेज किया है, जो कि बड़ा सीरियस लॉस होता है। तो इनकी बेसिस को अभी अमेरिकन भी कह रहे हैं कि इनकी बेसिस को तबाह करके वो वापस चले गए हैं। और हमने तो ये, हमको अग्रेशन नहीं करना चाहते थे, हम नहीं जाना चाहते थे क्रॉस द बॉर्डर भी, लेकिन इन्होंने लास्ट नाइट को भी एक दाग दिया मिसाइल इधर हमारी नूर खान बेस की। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट वाज द ट्रिपिंग पॉइंट, एक शोरकोट के। तो मतलब है कि आप क्या चाहते हो फिर इसके बाद। अच्छा जैन साहब, ठीक, जैन साहब मुझे जरा 2 चीजें बड़ा क्लियरली बताइएगा। आप लोगों की हुकूमत है एंड आई एम श्योर यू आर प्रिवी ऑफ दैट। सर, ये पाकिस्तान का DGMO प्लीड नहीं करेगा कभी, हम मुसलमान हैं, बड़ी क्लैरिटी से मुझे पता है, जो मर्जी हो जाए हम प्लीड नहीं करेंगे भाई हिंदुओं के आगे कि भाई सीज फायर करो। सर, सीज फायर का किसने कहा होगा, या सीज फायर कैसे हुआ होगा? जनरल कयूम साहब। सर जी, पाकिस्तान तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कह रहा था कि आपके इस दहशतगर्दी के वाक़ये में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हम अमन के मुतलाशी हैं, जंग से मसले हल नहीं होते और आप वार मॉन्गरिंग ना करें। लेकिन जब ये इन्होंने हदूद क्रॉस की, पहली रात को मस्जिदों पे आगे पीछे और पब्लिक पे हमला किया, तो इनको रात को 5 जहाजों से हाथ धोने पड़े। अगले दिन इन्होंने LOC पे किया तो इनका वहां भी तबाही और बर्बादी होगी। फिर इन्होंने ड्रोन फेंके और रात को फिर हद कर दी कि 3 स्ट्राइकें भी इधर कर मारी। अल्लाह का करम है, उससे कोई लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इधर से ये जो DMOs की टॉक होती है, देयर इज नो क्वेश्चन कि को हमारा ये तो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, और वो तो कभी भी वो नहीं कहेगा। यस, हम ये कहेंगे कि वार मॉन्गरिंग ठीक नहीं है, ठीक। और ये इंडिया की जब जिस वक्त ये हमारे सुबह स्ट्राइक हुई है ना मॉर्निंग नमाज के वक्त, तो उसके बाद फिर उनको पता है कि राफेल तो सिटिंग डक्स है,
वो तो उठ नहीं सकते और इनके पास जहाज है कोई नहीं, एयर सुपरियॉरिटी पाकिस्तान के पास आ जाएगी, वेपन्स उनके पास ज्यादा हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी जान छुड़ाओ। तो दैट इज हाउ उन्होंने सीज फायर, ये CNN ने अनाउंस भी किया कि ये सीज फायर की बात इंडिया ने की और ये ठीक बात है, अगर सीज फायर की तो अच्छा, कल की बात की ठीक। और इसके बाद भी अभी वो कभी नारे मारे ने, कभी ये हम कर देंगे वो करेंगे, करके देख ले। बिल्कुल सही। आप हम भी कहते हैं अभी कर दे, आज है बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आप जो और करना है और करके बिल्कुल तैयार बैठे हैं सर, बिल्कुल। अच्छा जैन साहब, जो लड़ाई थी, ठीक, हमारी जैन साहब जो लड़ाई लास्ट, थी, ये हिंदुओं के साथ नहीं थी जी। ये इंडिया और इजराइल के साथ थी, ठीक। ये हनूदो यहूद के साथ थी, बेशक। जिसने कश्मीर के मसले को दोबारा उजागर कर दिया बिल्कुल सर। और हमारे हवाबाजों की जो महारत है वो पहले भी मानी हुई थी, लेकिन अब उसमें कोई शक नहीं रहा। बिल्कुल सर। अच्छा जय कयूम साहब, सर लास्ट मुझे सिर्फ बताइएगा, अब पाकिस्तान दो चीजें, एक पहलगाम की इंक्वायरी और सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर इशू, डोंट यू थिंक इट्स द राइट टाइम कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक रोल अदा अगर कर रहे हैं तो ही शुड डू इट और इस चीज़ को हम सेटल डाउन करें ताकि गोइंग फॉरवर्ड ये कश्मीर वाला जो प्रॉब्लम है जिसको लेकर हमारा और हिंदुस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ चल रही है, दैट शुड एंड अप amicably with the international powers knowing whatever is happening. यही है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट कश्मीर का है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसमें यूनाइटेड नेशन भी पार्टी है जी। और उनकी ऑस्पिसेस के नीचे हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसी का हल हो और ये और जाहिर हो गया है कि अभी हम न्यूक्लियर वार की ब्रिंक पे पहुंच गए थे सिर्फ कश्मीर की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये वाकया भी कश्मीर में हुआ, मसला भी कश्मीर का है, अफगानिस्तान इंडिया से हमारी डिफरेंस भी कश्मीर के ऊपर है। तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है और जो उसके रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करें, और अगर वो नहीं करता तो फिर जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का चैप्टर 1 है जो कहता है कि अगर आप वर्ल्ड पीस को थ्रेटन करेंगे तो आपकी डिप्लोमेटिक बाइकआउट होगा, आपकी सैंक्शंस इकोनॉमिक्स की, और आपके ऊपर फौज चढ़ के आएगी यूनाइटेड नेशन की, अगर ये नहीं करते तो ऐसे करें। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, मेजर जनरल समरेज सालिक साहब, एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हेडलाइंस सुने और हेडलाइंस के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को रेस्क्यू कर लिया तो ये गलत नहीं होगा, और जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो इस वक्त की एक सफ़ा मातम बिछा हुआ है हिंदुस्तान में, जिस तरह डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की उन्होंने कहानी सुनाई 20-25 मिनट के अंदर, मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर 1 अरब प्लस लोग रहते हैं और वो किस तरह 125 करोड़ लोग, बल्कि ये लोग किस तरह इस सारी चीज़ को बाय कर सकते हैं इंटरनेशनली। आज अगर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान ने कहा था सीज़ फायर कर लो, तो ये पूरी दुनिया को पता है, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को बता रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पर क्या हुआ और किस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर सारा ये लोड डाला गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमशाद अहमद खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खान साहब सबसे पहले सर एक अभी मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ 6:45 के करीब डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उन्होंने बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को तो हमने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, पाकिस्तान को हमने हिट बैक किया बहुत स्ट्रांगली, और उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए कहा। सर ये कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें? क्या उनको नहीं पता कि पूरी दुनिया को पता है कि क्या कुछ हुआ, किस तरह पाकिस्तान ने रिवर्ट बैक किया? फिर हाउ कैन दे कैन से ऑल दीज थिंग्स? मंसूर, ये बातें कोई अनयूजुअल नहीं है, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं या कह रहे हैं, ये इनकी रवायत है। और मैं गुज़श्ता 40 साल के दौरान मैं डील करता रहा हूँ, तो मैं आदी हूँ इन बातों का। तो मेरे ख्याल में हम कोई बात करें जो कुछ हमारी अफवाज ने किया है उसके बारे में, क्योंकि वो वाकई काबिल तहसीन कारनामा है जो कुछ हमारी अफवाज ने, बिलखसूस हमारी एयरफोर्स ने जो किया है, जिस तरीके से सारी सिचुएशन को
यानी बिल्कुल उलट कर रख दिया है उनकी हर कैलकुलेशन के बरक्स। तो ये वक्त एक अच्छा मौका है हमारे लिए। और ये ठीक है कि सीज फायर हो गई है, और लेकिन हमें कोई सीज फायर से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मसले हल हो गए हैं। ट्रू। इंडिया की आदत है हमेशा सीज फायर पहले होते रहे हैं, उसके बाद फिर बराबर हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर वो करता रहा है, हमें दबाव में लाता रहा है और बड़े बड़े हादसात से हमें दो चार करता रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अब कम से कम वो माजी को ना दोहराना पड़े, और बेहतर ये होगा कि इतना बड़ी कामयाबी के बाद हमें अब दो चीजों की जरूरत है बिल्कुल, और वो ये है क्योंकि मिलिट्री हमारी स्ट्रेंथ साबित हो गई है, इस पे अब कोई शक नहीं रहना चाहिए, पूरी कौम को फख्र है और मुतमईन हो जाना चाहिए। लेकिन दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है, और ये 2 हफ्ते से मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री हमारी हर दुश्मन का सामना करेगी, लेकिन हमें अब सबसे पहले एक अपना हाउस जो है ना, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। नंबर 1 ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लाने की जरूरत है। दूसरी मईशत की जरूरत बेहतर है मजबूरी। ये जो जिस तरीके से IMF वगैरह की कर रहे हैं ना कर्जे, ये मुल्क को खड़ा करने के लिए नहीं है, ये मुल्क को दबाने के लिए है सब कुछ। जितनी भी हमारा ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये जितने शौकत अजीज के बाद फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं बैंकर्स, उन्होंने मुल्क को इतना दिवालिया कर दिया है कर्जे ले लेकर। बेहतर है, वक्त आ गया है कि हम अपने रिफॉर्म्स करें मुल्क में, ताकि हम मईशत के हवाले से अपनी टांगों पे खड़े हो सके। अच्छा सर, इसमें अगर सर एक चीज़ थोड़ा सा उस पर रहनुमाई फरमाएं, इस वक्त जब ये सूरत हाल है, अमेरिकी सदर की तरफ से सीज फायर का कहा गया और उन्होंने कहा जी हमने बड़ी कोशिश भी की है सारी सूरत हाल में, आपको लगता है कि कश्मीर का जो इशू है इस वक्त अगर वो एड्रेस हो, पाकिस्तान अपना वजन डाले कि जी हमने आप लोगों के कहने पर एक सीज फायर की तरफ गए हैं, सो जो मेन कोर इशू है दैट इज ऑफ कश्मीर, उसको एड्रेस किया जाए, इसके ऊपर आप किस तरह इसको एवेल्युएट करते हैं? न सिर्फ कश्मीर बल्कि ये जो इंडस जी जी वाटर के साथ जो किया है वो, ये दो बड़े इश्यूज हैं। और अब ये सारा डिपेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से जो इंडिया के साथ एंगेजमेंट होनी है, और वो होनी है क्योंकि ट्रंप ने बीच में कह दिया है कि वो बातचीत करवाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन ये किसी जोन में नहीं रहने की जरूरत कि ट्रंप जो है वो हमारी मर्जी की सेटलमेंट करवाएगा। वो मैं बता दूं कि वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, वो फलस्तीन के मसले में भी कर रहा है, मगर वो ज्यादातर मसलों को उलझा देता है। हमें कोई भी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो सिविलियन साइड है वो इतनी कमजोर है कि वो इस वक्त किसी किस्म के ये बड़े मसलों को नहीं हल करने की काबिल, क्योंकि असल बात है नेगोशिएट इंडिया के साथ करना, और उसके लिए आपको वो बंदा चाहिए जो पर्चियां पढ़ के बात ना करे, जो स्ट्रेट वे कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर अपने काउंटर पार्ट के साथ पाकिस्तान का केस लड़े। और बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल सीन है वो बिल्कुल बैंकरप्ट है उस किस्म की क़यादत से। ठीक, अच्छा सर, इसमें एक और भी जरा उस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। हम लोग आज मैं देख रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये 8वीं मर्तबा है कि पाकिस्तान के ऊपर, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट्स आ रही हैं, 8वीं दफा है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई वाकया होता है इल्ज़ाम लगाया जाता है और मौका बनाया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। आज जब हम इन प्रेजेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इन प्रेजेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, आज अगर हम उसी बीजेपी, उसी नरेंद्र मोदी हिंदुत्वा जहनीत के शख्स के पास, आरएसएस माइंडसेट रखने वाले के साथ अगर पाकिस्तान डायलॉग करता है या बातचीत करता है, आपको क्या लगता है वो किस हद तक उसकी वेटेज होगी और वो कितना गोइंग फॉरवर्ड उसको कैरी ऑन किया जा सकेगा? देखें, मोदी को मैंने कभी भी डायलॉग के लिए एक मुनासिब इंटरलोक्यूटर नहीं समझा। मोदी के साथ बात करना एक ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मैं बता दूं। और इस वजह से तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसी क़यादत होनी चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान का
केस लड़ सकती हो। मैं अब ये जो आपने चूंकि जिक्र किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट से, ये शुरू वाकई बीजेपी गवर्नमेंट वाजपेयी के साथ हुआ था, जी जी लेकिन हमने वाजपेयी की हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा पीस एग्रीमेंट किया था लाहौर में फरवरी 99 में, और उसके फौरन बाद उसी साल में मार्च में फिर कारगिल का मसला शुरू हो गया था, तो फिर ये झगड़े शुरू हो गया, तो वो पीस डिरेल हो गया। और फिर मार्च में जब हमने क्लिंटन से वादा ले लिया था कि वो सब कॉन्टिनेंट आ रहा है, तो फिर वो उसने वादा किया था कि वो पाकिस्तान भी आएगा। ओके उसके विजिट को रोकने के लिए फिर उस वक्त वाजपेयी था प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे वाकयात इंजीनियर किए गए बिल्कुल ये पहलगाम की तरह, कि वहाँ जो क्या नाम है चिट्ठी सिंहपुरा, कोई चट्टी जो भी कहते हैं उसको, वहाँ 36 सिखों को मार के जी एक हालत ऐसी बनाई ताकि क्लिंटन यहाँ ना आए। उस वक्त मैं आई वॉज देयर, आई बीन पार्ट ऑफ दैट सीन। तो वो मगर क्लिंटन ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, वो आया उसके बावजूद। और ये और बात है कि इंडिया में वो 6 दिन रहा और हमारे यहाँ 6 घंटे, लेकिन उसने अपनी किताब में नेक्स्ट ईयर 2003 में ये लिखा था, किताब नहीं मैडलिन ऑलब्राइट की किताब थी, जी उसके फॉरवर्ड में लिखा था कि ये सारा इंजीनियर किया था इंडियंस ने, ट्रू वहां के मिलिटेंट्स ये किया था। तो उसी किस्म के ये वाकयात जो है ना, पहले मोदी ने इसी चढ़ाई की पाकिस्तान पर 2 जगहों पे, यानी स्टेट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की, उस पर हमला करवा के पाकिस्तान को ब्लेम किया अक्टूबर 2001 में। फिर दिसंबर 2001 में दिल्ली पार्लियामेंट में, इंडियन की पार्लियामेंट पे हमला करवा के पाकिस्तान को ब्लेम किया। फिर जब और उसका बहाने पे पूरी फौज इस तरह हमारे बॉर्डर्स पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले आया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज सिचुएशन है। लेकिन वो उस वक्त अमेरिका को हमारी जरूरत थी, उसके मिलिट्री कैंपेन जो अफगानिस्तान में शुरू किया था 9/11 के बाद, तो वो फौरी अमेरिका ने इंटरवीन करके तो हमें सुलह करवाई, और मुशर्रफ ने एक कमिटमेंट की इंडिया के साथ, बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ जो 6 जनवरी 2004 को, जिसमें ये कहा था कि जितनी भी माजी में दरअंदाजियां इंडिया में होती रही हैं पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर, अब वो आइंदा कभी नहीं होंगी। मुशर्रफ ने एक अंडरटेकिंग दे दी थी। तो एक तरह से ये जो अभी आजकल के माहौल है, इसी किस्म का वहां माहौल उस वक्त हो गया था। लेकिन ये 2004 की बात है, तो उसके बाद 2005 में वहां हुकूमत बदल गई, वाजपेयी चला गया, कांग्रेस की हुकूमत आ गई, मनमोहन आ गया, और फिर उसके बाद 6 से लेकर बराबर 12 तक 2008 तक हर केस जो टेररिस्ट का करवाया जाता था, मुंबई में ट्रेनों पर हमला करवाया जाता था, हमें ब्लेम किया जाता था। फिर समझौता एक्सप्रेस पे हमला करवाया, हमें ब्लेम किया गया। फिर काबुल में इंडियन एम्बेसी पर हमला करवाया गया, हमें ब्लेम किया गया। फिर नवंबर में मुंबई का वाकया होता है। बदकिस्मती उस वक्त हमारे अपने सियासतदानों ने पब्लिकली ये ओन किया था कि हमारे बंदे हैं, तो इसकी वजह से उसके बाद फिर कश्मीर का लफ्ज जो अमेरिका ने वादा किया था कि मैं सेटल करवाऊंगा, प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत पक्का वादा किया था, तो उस मुंबई के बाद कश्मीर का लफ्ज अमेरिका की वोकैबुलरी से निकल गया। और फिर इंडिया उस वक्त से मोदी आ गया, और मोदी ने फिर एक तरह से जमहूरी चलाई हुई है, यके बाद दीगरे, कभी उरी, कभी पठानकोट, कभी बालाकोट, कभी वो जो भी थे पुलवामा वगैरह, वो बराबर कर रहा है हमें एक तरह से टेररिस्ट स्टेट बनाने के लिए। अब हमने एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा किया है कि अपने आप को फौजी सतह पर हमने एक असर्ट कर लिया है, लेकिन इसको जाया नहीं करना। और वो सियासतदान हमारे है ही नहीं इस वक्त जो कि ठीक के साथ सर पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो ट्रंप के साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, उधर ट्रंप भी है, तो उसके साथ बात करने के लिए ये लीडर जो सियासतदान इस वक्त हमारे हैं वो नहीं कुछ भी कर सकते, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। शमशाद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, आज अभी जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो हम लोग देखते हैं कि वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है। और वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जंग है, जंग की सूरत हाल है, और उसके बाद बात होती है राफेल जहाज़ की, जी स्टॉक गिर गया, और उसके बाद कहा जाता है GS10 का जो स्टॉक है वो अप हो गया। ये पूरी गेमिक्स क्या है, इसको भी ज़रा इस पर बात करते हैं। इस हिस्से में सरदार फ़हीम वेरी वेल नाउन इकोनॉमिस्ट हैं, अपना थिंक टैंक चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके टाइम देने का। सरदार साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा
कि ये जो वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स है, व्हाट इज दिस, ये इकोनॉमिक्स की वॉर, क्या ये जिस तरह की जंग अभी चल रही थी क्या ये है या कुछ और है? थोड़ा सा पहले समझाइएगा जी। ये जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। देखिए, वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक टेररिज्म जो है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और उसके अंदर होता ये है कि जो टेररिज्म होता है ना, उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं जी कोई सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, ओवर्ट होता है, कोवर्ट होता है, डीप होता है, सरफेस लेवल होता है। इसके एक मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स होते हैं। वो इस्तेमाल करके ना दूसरे मुल्क, टारगेट मुल्क को आपने जो जो आर्किटेक्ट होता है उसकी कोशिश ये होती है कि उस मुल्क के जो मौक़े हैं वो कम हो जाएं, उसकी उसकी सलाहियत कम हो जाए, उसके ऑप्शंस कम हो जाएं। मकसद ये होता है कि आपने जंग करनी होती है जंग किए बगैर। अब आपने बात की शेयर प्राइस वगैरह की, देखें जी भारत को असलहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का। ये सऊदी से भी आगे चला गया है। और रफाल्स जो उन्होंने अभी लिए थे वो तकरीबन 280-300 मिलियन डॉलर का एक था। तो ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब जब पाकिस्तान ने 3 या शायद 4 जो गिराए हैं रफाल, सोच समझ के गिराए ना। और हमने, हमारे पास कोई वो स्पेस टेक्नोलॉजी तो, मतलब एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना, हमारे पायलट्स थे जी जिन्होंने एग्जिस्टिंग गुड टेक्नोलॉजी जो J-10 और F-16 और JF Thunder जो भी कॉम्बिनेशन है, मैं एक कॉम्बिनेशन के तहत हुआ है सब कुछ, कि हमने हमारे पायलट्स की सलाहियत प्लस जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, तो हमने एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हुआ से ये कि डसॉल्ट के शेयर प्राइस गिरी है, अब प्लेटो हो गई है। जो चाइना में जो शेयर प्राइसेस थी वो बढ़ गई हैं। आपको मैं हैरत की एक बात बताऊं कि 3 साल का एनालिसिस मैंने किया था, ये रेथियन का, एल्बिट का, RTX का, आपकी जो ब्रिटिश एरोस्पेस का है, इजरायली, इंग्लिश, फ्रेंच, अमेरिकन, जर्मन, सब के मैंने एक एनालिसिस किया था जो लिस्टेड थे। मजे की बात ये थी कि ब्रिटिश एरोस्पेस का सबसे ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ी थी 3 साल में। एल्बिट की 90, इजरायली जो है वो 96% बढ़ी थी। सो देयर इज अ वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स गोइंग ऑन, और एंड देयर इज एन इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर। मैं अब जानबूझ के उसको नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। देयर इज एन इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर। बिल्कुल सही। कि जंग सरदार साहब, होगी, मैं जरा आपको वो- बस एक सेकंड जरा इधर रोकूंगा। मैं एक चीज़ सिर्फ, आई जस्ट वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन इट। मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ। ये नाज़रीन, जिस वक्त ये पूरी सूरत हाल चली है और हिंदुस्तान, क्योंकि मैं इसके बार बार इसलिए एम्फसिस कर रहा हूँ ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स इट वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तब हम आगे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अदरवाइज़ चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर बस उसी तरह रहेंगी, जिसने जो बात की वो चीज़ समझ लें। देखें, पाकिस्तान क्लेम करता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्लेम करती है, पाकिस्तान की हुकूमत क्लेम करती है कि हमने आपके 5 जहाज़ गिराए, ठीक है जी। और उसके बाद हिंदुस्तान कहता है कि जी आपने जहाज़ नहीं गिराए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इवन देयर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन इज सेइंग कि जी आप लोगों ने हमारे जहाज़ नहीं गिराए। उनसे इवन जब इस वक्त सवाल भी हुआ तब भी उन्होंने कहा जी इस वक्त हम स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं, तो इस वक्त आप हमसे बात ना करें, दुश्मन बात करें अनहोनी। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट्स जो होती है ना वो कभी गलत बयानी नहीं करती, वो झूठ नहीं बोलती। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसका शेयर नीचे गिर जाएगा, और अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो उसका शेयर अप हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि जी राफेल हमने गिराया है, तो राफेल का जो स्टॉक है दैट इज 1.8% ड्रॉप डाउन हुआ है। और हम लोगों ने क्लेम किया है कि जी हम लोगों ने पूरी जो फिजाएं हैं वो J-10 से हमने उठा दी हैं, उसका स्टॉक जो है वो 20.0% अप हुआ है। सो शेयर की जो वैल्यू है वो आपको बता देती है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। सरदार फहीम साहब, सर प्लीज करेक्ट मी जो मैंने कहा है, अगर इफ आई एम रॉन्ग ऑन दैट। आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा जी, you said something, the market never lies. जी जी, राफेल That के is very स्टॉक की true. और The market J-10 की बात हुई है doesn't lie, जी। the market जी जी, the market never lies and True. the market is not stupid. The market understands things, और market को ज़्यादा intelligent होने की ज़रूरत नहीं है, but the market is very practical. अगर चाइना में शेयर्स अगर बढ़े हैं तो उसका मतलब है कि a new chapter in history has just started. ट्रू। Or Rafale, which is known to have been made by Dassault. I mean, it is such a sophisticated
experienced old weapons company, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपना तो काम करना था, लेकिन साथ ही साथ चाइना को फायदा इसका पहुंच रहा है। और आई मीन कि हमारे भी शेयर प्राइसेस आप मंडे को देखें जो फटेंगी, क्योंकि वो खैर थोड़ा सा बात दूसरी तरफ चली जाती है जो सेंटिमेंट से रिलेट करती है, जो बेसिकली द वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं आपसे कह रहा था ना, एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर, ये समझने वाली चीज होती है। एंड द नेक्स्ट स्टेज जो नेक्स्ट में फेज देख रहा हूँ पाकिस्तान का, वो इकोनॉमिक वॉरफेयर का है। और उसके अंदर जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर इकोनॉमिक टेररिज्म एक जुज है। अब आप शेयर प्राइस मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि पिछले 3 साल के एनालिसिस में मुझे पता चला है कि ब्रिटिश एरोस्पेस का जो शेयर प्राइस है वो 200% पड़ा है। ठीक, जो इजरायली है, जिसकी जो गाजा में जो जुल्म हो रहा है वो एल्बिट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है, वो 93% पड़ा है। आपके रेथियन का जो है 60% पड़ा है। यानी कि दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट्स। मैं बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट की तरह बात करूंगा कि अगर इंसान ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता है इन शेयर्स में, तो आज अच्छे खासे पैसे बन चुके होते हैं। पर साथ ही साथ जिस दिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, जिस दिन हमारी लिस्टेड कंपनीज नहीं है, जिस दिन हमारी कंपनीज लिस्ट होंगी वेपन्स की, फिर आप देखें कि उनकी कितनी अच्छी उनका मतलब प्राइस होगी, क्योंकि पाकिस्तान इज नाउ अ वॉर हार्डन्ड कंट्री, प्रूवन। So we have to take stock of the war and the economics of both things, and we have to bring them together. It is not advisable to look at things इनको individually देखें सिर्फ। बिल्कुल ठीक। स्ट्रैटेजिक आउटलुक अगर आप बात करें, गिवन टू इंडियाज एग्रेसिव पॉस्चर और ये जो इनका कंफ्यूजिंग स्टांस है, मैं इसको झूठ तो खैर उन्होंने लिखा हुआ है, बट एक कंफ्यूजिंग स्टांस है जो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया है, इसको आप कैसे, इफ वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन ऑन इकोनॉमिक्स, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज टेरिबल न्यूज़ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए, इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इंडिया के अगर हम मोदी की बात से चलें तो पहली तो बात है उनकी आर्मी, उनकी CPRF सारे जो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनसे 7 लाख बंदों से 4 बंदे नहीं ट्रेस हो रहे या 10 बंदे नहीं ट्रेस हो रहे। सो अगर हम उनके उस पर चलें, अगर हम अपने पे चलें कि बीइंग दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग, तो तब भी वो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज आई मीन यू हैव टू एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करनी होती है। भारत ने जो दुनिया में सेल किया है ना, 3-4 चीजें सेल किया। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा मंसूर, अगर आप इजाजत जी जी प्लीज। बॉलीवुड को एनालाइज करना बड़ा जरूरी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट इमेज देते हैं। उन्होंने अपनी खवातीन को इस्तेमाल करके दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की है, और वो बेशक चीप हो या क्या हो, लेकिन वो शोहरत उन्होंने हासिल की है। ठीक। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जो एक हद तक उसकी हकीकत है, और वो सारा मनमोहन सिंह पे जाता है। लाइसेंसिंग मनमोहन सिंह ने खत्म की थी, ये बीजेपी ने तो खत्म नहीं की थी, ये तो डाल रहे हैं लाइसेंसेस। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन आपने सही बताई। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर, एक मुल्क जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, अनडिनाएबल। अब किसी को अगर कोई शक भी था तो पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन। पाकिस्तान कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। पाकिस्तान ने प्रूव किया है, 1 दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा, 2 सुपर पावर्स के साथ हम डील कर चुके हैं। ये आई मीन दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ट्रू। और जो आप इसको इकोनॉमिक्स के एंगल से जब देखते हैं, देखिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, जियो इकोनॉमिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट। ये जियो इकोनॉमिक्स, ये वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सेप्ट है। ये मुझे बदकिस्मती से हमारे लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। जापान, अमेरिका, चाइना, दुनिया के कोने में अगर ये जियो इकोनॉमिक्स होते तो अभी मछलियां बेच रहे होते। ये मछलियां नहीं बेच रहे, मतलब कि ये दुनिया की मेन इंडस्ट्रीज हैं। हाँ। ये समझने की बात है। वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स। मैं बहुत फोरम्स पे कह चुका हूँ, जियो इकोनॉमिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब इंडिया की बात आती है तो दिस इज अ वरीइंग साइन फॉर इंडिया। और मैं अपने भाई बहनों से हमेशा जो कराची के भाई बहन हैं उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज साउथ ऑफ कराची? तो परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब साउथ ऑफ कराची। मैं उनको बताता हूँ, साउथ ऑफ कराची इज एंटार्क्टिका। इतना अल्लाह ने हमें खुला मतलब बहरी जमीन दी है तिजारत करने के लिए। द साउथ ऑफ दुबई इज अ डेजर्ट, साउथ ऑफ अबू धाबी इज अ डेजर्ट। 3 दफा मुड़ना पड़ता है। कराची खुला पोर्ट, गवादर खुला पोर्ट, जीवनी खुला पोर्ट, पसनी खुला पोर्ट। बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को भी इन पर्सपेक्टिव्स में देखना होता है। मैं जल्दी से समराइज कर लेता हूँ आपके लिए। नंबर 1, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स इकट्ठे डिस्कस करने होते हैं, ये एक ही जुमले में डिस्कस होंगे। पाकिस्तान ने कल परसों मुस्तकिल और बड़े एक खूबसूरत अंदाज में, मेरे हिसाब से एज एन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, नेशनल सिक्योरिटी में भी मैंने काम किया जी। अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के एंगल से देखूं, पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि
योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ इन पाकिस्तान, बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऊंच नीच होती, ठीक वॉलेटाइल ठीक, थिएटर है, लेकिन ये है कि वी कैन डिपेंड आवरसेल्व्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सरदार फ़हीम, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और एलैबोरेटिंग थिंग्स बेटर। और नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल ये है कि कल जब मार्केट खुलेगी इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ पाकिस्तान की मार्केट को देखिएगा, हाउ इट गोज़ अप, हाउ इट गोज़ डाउन, और उसके साथ एक कंपैरिजन कीजिएगा हिंदुस्तान की मार्केट का। आपको फिर पता चल जाएगा, एक दफ़ा दोबारा इंडोर्समेंट होगी, और ये इंडोर्समेंट याद रखिएगा, जो मार्केट्स होती हैं दे नेवर लाई। सो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब मेरे साथ होंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, राफेल्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राह्मोस ऑफ द वर्ल्ड और S-400 ऑफ द वर्ल्ड्स के बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिताया और हिंदुस्तान हारा। बात नहीं करेंगे, दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान, इनसे बात नहीं करेंगे, और उसके बाद सीज़ फायर करने के लिए खुद आगे चले गए कि हमें पाकिस्तान से बचा लो किसी तरह, हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान इस तरह रिवर्ट बैक करेगा। सो अल्लाह ताला ने आज जो पाकिस्तान को ये विक्ट्री दी है, जो फतह दी है, इसमें इस 24 करोड़ अवाम की दुआएं हैं, हमारी पाक फ़ौज है, लेकिन सबसे जो कलीदी किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एयरफोर्स, द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड, द वे आर, जिस लेवल की प्रोफेशनल अप्रोच हमने देखी, जिस तरह हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने अटैक किए, और जिस तरह हमारे जहाज़ों को मैनेज किया गया, जिसने अभी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, राफेल का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वही नीचे हो गया है, और जो J-10 है उसके रेट 20% अब चले गए हैं। सो इस वक्त हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सर, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आसिम साहब, सबसे पहले द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है। व्हाट्स योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दैट जी? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहले तो जी मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की विक्ट्री हुई और जो है इंडियंस को मुँह की खानी पड़ी। दूसरी बात यह है कि जी ये सारा ऑपरेशन वाज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, पाकिस्तान आर्मी इन द लीड एंड देन द एयर फोर्स सपोर्टिंग देम, और इसके अंदर आर्मी चीफ लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड देन आर एयर चीफ हु वाज द मेन पिवट एज फार एज द एयर फोर्स वाज कंसर्न्ड, और उन्होंने बहुत फ्रंट से होकर लीड किया सारे ऑपरेशन को। तो मैं तो कहूँगा जी कि ये बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था, विच वाज वेरी वेल लेड बाय आवर सीनियर मिलिट्री लीडरशिप। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा जी कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसके अंदर इंडिया का जो माइट था उनका मिथ शैटर हो गया, उनकी साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी ख़त्म हो गई, और अखंड भारत जो है वो तो हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। और फिर उसके बाद द रेटोरिक दैट जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे वो भी ख़त्म हो गया। अमेरिकन ने कहा जी बैठ के बात करो। दूसरी बात यह है कि कश्मीर पे बात नहीं करनी, तो वो कश्मीर पे बात करने को भी तैयार हो गए। और उनकी जो फॉरेन ऑफिस जो उनका MEA है, उस जिस तरह वो अपनी एरोगेंस दिखा रहा था वो भी ख़त्म होकर रह गई। सो ऑल इन ऑल अगर आप इसको देखें तो ये इंटरनेशनली भी इंडियंस को मुँह की खानी पड़ी और मिलिटरीली भी इनको मुँह की खानी पड़ी। अब मैं जी थोड़ा सा बताऊंगा आपको ऑपरेशंस के ऊपर जी, प्लीज। ये जो पहले तो जो 6 जहाज गिर गए वो तो दैट वाज पार्ट 1। पार्ट 2 जब शुरू हुआ तो उसके ऊपर आर्मी ने लीड ली और उन्होंने अपना मिसाइल अटैक लॉन्च किया। फिर उन्होंने से ग्राउंड के ऊपर अपनी आर्टिलरी से उनको अटैक किया। सो दैट वाज अ वेरी मैसिव एंड अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ अ स्ट्राइक विच द आर्मी मेड एज द ओपनिंग राउंड। देन इट वाज फॉलोड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स, और फिर एयरफोर्स ने जो सारा ऑपरेशन था उसको 4 चांद लगा दिए अपने जो टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ये जी जो एयरफोर्स ने अचीव किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नॉर्मली जंगें होती हैं उसके अंदर 10 से 12 दिन की जो जंगों में जितने टारगेट आप अचीव करते हैं ये हमने सिर्फ 4 से 5 घंटे में अचीव किए। और चूंकि इट वाज अ वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक, उधर से आर्मी ने भी अपना प्रेशर रखा हुआ था
और एयरफोर्स ने भी अपना प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया। ठीक। तो इन्होंने 4 से 5 घंटे के अंदर 34 टारगेट्स जो हैं वो अटैक किए, विच वाज नॉट अ मीन अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड आउट ऑफ दिस 14 एयरबेस उनके अटैक किए, ठीक। 2 बैटरीज उनकी S-400 की निकाल दी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी, वो हमारा साइबर अटैक था। दिस इज टोटली होम ग्रोन जो है टेक्नोलॉजी जो हमने एम्प्लॉय की, उससे आपने यू पेनिट्रेटेड द इंडियन ग्रिड, और उससे जो था 70% इंडिया का जो था इलेक्ट्रिक सिस्टम जो था वो होके रह गया, एंड इंडिया वेंट इनटू अ डार्कनेस। फिर उसके बाद हमने एयरफोर्स लेवल के ऊपर भी उनको साइबर अटैक किया, और अबाउट 70 to 75% उनकी एयरफोर्स की भी जो साइबर कैपेबिलिटी थी उसको भी हमने नाकारा बना दिया। फिर इसके अलावा एक जो हमने और चीज़ की वो थी EW का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी जो नॉर्मली आप जब कुछ लेते हैं इक्विपमेंट बाहर से तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना खुद EW सिस्टम बनाया, और वो EW सिस्टम का हमें ये एडवांटेज था कि उसके बहुत ही केपेबल किस्म की कैपेबिलिटीज थी, जिसकी वजह से अगेन वी वर एबल टू ओवरवेलम दी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल ऑन दी अदर साइड, और EW ने भी बड़ा अच्छा काम दिखाया। फिर उसके बाद हमने अपनी जो होम ग्रोन ड्रोन की फैसिलिटी थी जी, वो भी जो है हमारे पास कैपेबिलिटी है 700-800 किलोमीटर तक उनको अटैक करने की, वो भी हमने इस्तेमाल की। और वो तो सबको पता ही है कि हमने नहीं, इंडियन मीडिया ने कहा जी दिल्ली के ऊपर जो है जो ड्रोन्स उनको सुनाई दिए और दिखाई दिए। सो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमारी जो थी होम ग्रोन थी। और इसके अंदर जो अच्छी बात ये थी कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था आर्मी और एयरफोर्स का, इसने मिल के जो उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और नकारा बनाया। ऑन दी कॉन्ट्री जिस वक्त आप इंडियंस को देखें, उनके पास तो एक बड़ा चैंपियन किस्म का सिस्टम था S-400, दैट वाज ऑफ नो अवेल, बिकॉज इन्होंने हमारा कोई जो है ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा। और अगर किया है तो आज दिखा दें, हम तो उनको दिखा सकते हैं जो हमने इंटरसेप्ट किए, हम तो आज उनको दिखा सकते हैं जो हमने नकारा बनाए। अच्छा तो आसिफ साहब, ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें आई जस्ट वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। एक तो सर मुझे सबसे पहले ये समझाइएगा, क्योंकि ये एक क्लेम, बट वन ऑफ द टॉल क्लेम्स, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज दैट टॉल क्लेम वाज देयर, कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, इट्स 5 टाइम्स, इंडियन एयरफोर्स इज 5 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो सर क्या वो मिसकैलकुलेट कर गए, क्या उनको अंदाजा नहीं था, या देवर ओवरवेल्म के नहीं यार ये तो इनकी जरूरत ही नहीं है हमें कोई ये इस तरह के सब कुछ कर जाए? व्हाट मिसकैलकुलेशन इंडिया डिड once it comes on Pakistan, once Pakistan was responding? देखिए जी, ये एक मिसकंसेप्शन है इंडियंस के भी जहन में कि जी हमारी जो एयरफोर्स है वो 5 टाइम बिगर है। वो दे आर नॉट 5 टाइम बिगर, दे कैन बी 3 to 3.5 टाइम्स बिगर देन अस, नॉट मोर देन दैट, नंबर 1। नंबर 2, हम फ्रॉम day 1 वी आर ट्रेन्ड टू फाइट एन एयरफोर्स विच इज 3 टाइम्स बिगर देन अस। ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, अभी मॉडर्न एयरफोर्स है, वॉरफेयर हैज टोटली चेंज। अभी जहाज़ के नंबर्स के साथ जहाज़ की कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। आप देखें दूसरी तरफ भी उनके जो जहाज़ थे, उनके पास मिराज 2000 थे, MiG-29 था, Su-30 था, राफेल था। अब आप बताएं कि ये 4 जहाज़ तो उनके पास भी थे, और उनके पास भी ये कैपेबिलिटी थी। नंबर भी जिस तरह ये अब तो सबको पता चल गया, 70 to 75 की फोर्स लेके आए थे वो, तो उनके 6 जहाज गिर गए। और क्यों गिर गए? क्योंकि कैपेबिलिटी का और इम्प्लीमेंटेशन का और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इंडिया ने ये जंग नहीं हारी हमसे, ये उन्होंने अपनी इज्जत गंवाई है। And for times to come now, when Indians will face us, what face or with what courage will they say कि हम तुम पे ओवरवेलम कर सकते हैं या हम तुम पे काबू पा सकते हैं? किस तरह काबू पाएंगे? शर्म नहीं आएगी उनको ये कहते हुए कि अपने जहाज गवा बैठे? और आपको मैं एक बात बताऊं, 6 और 7 तारीख के बाद इनका कोई जहाज जो है 300 किलोमीटर बॉर्डर के नजदीक नहीं आया। जब हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे इनके अगेंस्ट, ये जो है दूर दूर से तमाशे देख रहे थे। इनकी एयरफोर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी
कि ये हमारे अटैकिंग एयरक्राफ्ट के करीब आए या उनको चैलेंज करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमारी इस ट्रांसमिशन से पहले ना आई वाज जस्ट लिस्टिंग टू द DGMO इंडिया, जो वो बात कह रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन का जरूर सुनना चाहिए कि दुश्मन क्या रहा है। और जिस तरह वहां पर बैठ के 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक नेवी, एक एयरफोर्स और एक ऑब्वियसली DGMO वाज देयर, द वे दे वर टेलिंग अ स्टोरी, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई इंडियन मूवी चल रही है और उसमें वो बता रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया। सर, जो आप अभी बात कर रहे हैं SU-30, मिराज, मिग, रफाइल्स ऑफ द वर्ल्ड, सर कैपेसिटी की बात करें, उनकी कैपेबिलिटी की बात करें या आप उनकी ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि उस सारे के बाद जो मार्केट है, इट हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, इट हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के पास जो प्रोडक्ट है, चाहे वो चाइनीज है, लेकिन पाकिस्तान इतना वेल इक्विप्ड है और इतना वेल ट्रेंड है कि उसने जो वेस्टर्न सारी इक्विपमेंट्स हैं और ऑब्वियसली उनके वो हिंदुस्तान की साइड पर जो थे, उनको उन्होंने शट डाउन कर दिया कंप्लीटली। इसको आप फिर कैसे नरेट करेंगे? देखिए जी, आप अगर तो बात करते हैं कैपेबिलिटी की, तो कैपेबिलिटी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि जहाज की कैपेबिलिटी होती है, आपके पायलट्स की कैपेबिलिटी होती है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन की कैपेबिलिटी होती है, आपकी लीडरशिप की कैपेबिलिटी होती है। अब आपके पास अगर ऐसा लीडर हो जो रोता फिरे कि जी मेरे तो जहाज जो हैं वो पूरे नहीं हैं और मेरी एयरफोर्स इल इक्विप्ड है, तो उस एयरफोर्स के लीडर ने क्या लड़ना? उसके सामने एक लीडर है जिसने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किया, एंड ही इज लीडिंग विद करेज, ब्रेवरी एंड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये, और ही हैज इक्विप्ड हिज एयरफोर्स टू टेक दैट चैलेंज। अब अगर आप ये देखें कि जी ये एक तो इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आप आ जाएं कि जी चाइनीज सिस्टम हमारा, देखिए चाइनीज सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा है। चाइनीज आर वेरी नाइस टू अस, दे हैव गिवन अस अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट J-10, दे हैव गिवन अस DPL-15 मिसाइल फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ऑन राफेल। लेकिन ये अब आपके पास जब जहाज आ जाता है, वो ऐसे तो नहीं है कि जहाज उन्होंने ला के रख दिया और जो किताबों में लिखा हुआ है वो कैपेबिलिटी आपके पास आ गई, ऐसे नहीं होता। दैट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू योर ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन, इट हैज़ टू बी पुट इनटू योर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन, इट हैज़ टू बी implemented, the system has to be integrated with the other services, with your other available equipment। आप उसको डेटा लिंक पे लाते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, आप उसके ऊपर एक दूसरे के साथ जेल करते हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ कि व्हेन द अदर सिस्टम्स आर आल्सो फ्लाइंग विद यू इन सपोर्ट, तो आप उनके साथ कैसे मिल के लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, इट टेक्स ईयर्स। एंड आई एम सरप्राइज दैट इंडिया ने जो राफेल था वो हमसे पहले दिया था। Exactly. तो उनको तो इस स्टेज के ऊपर होना ही चाहिए था। हमने तो उनसे 2 साल के बाद जहाज लिया, और वो जहाज जिसके ऊपर ये हमारा मजाक उड़ाते थे, उसी जहाज ने जाके इनको सबक भी सिखाया, उसी ने इनके 6 जहाज गिरा दिए। ये कोई छोटी फीट नहीं है। तो अगर आप बात करें जी कि चाइनीज सिस्टम्स आर गुड सिस्टम्स, बट देन यू हैव टू इंटीग्रेट दो सिस्टम्स इनटू योर डॉक्ट्रिन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स की अपनी होती है। कोई और मुल्क आपको वो जहाज आके उड़ाना नहीं सिखाएगा, वो आपको वो इस्तेमाल करना नहीं सिखाएगा, वो जो कुछ है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। Nobody else is going to come and do it for you। अच्छा सर, एक और क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है, वो ये है कि हिंदुस्तान के 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक एयर मार्शल, 2 दूसरी लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उनको गवर्नमेंट ने घरों में भेज दिया, वापस कर दिया, और एक को तो मेरे ख्याल में शायद डाउनग्रेड भी कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बताया था, हुकूमत को बावर कराया था कि जो आप मिस एडवेंचरिज्म करने जा रहे हैं, इट विल श्योरली बैकफायर यू, और उस वक्त आप लोगों के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं होगी। आप इसको विद द करंट सिचुएशन जो बनी, इसको आप कैसे इसके साथ देखते हैं, अलाइन होते? जी, ये ऐसी चीज़ तो जब तक कोई फर्म किस्म की न्यूज़ नहीं आती हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि इट केम इन द मीडिया, और जिस तरह आपने फरमाया कि ये मीडिया के ऊपर लोगों की ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी इन लोगों को फायर किया गया है, तो अगर उनको फायर किया गया है तो ये तो वो बेचारे बिल्कुल सच कह रहे थे, बिकॉज ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो यही थी। हम पाकिस्तान से उनको बताते रहे कि देखें आप ये काम मत करें, फिर अगर उनके एयरफोर्स का कोई बंदा फायर हुआ
तो वो बिल्कुल बेचारा ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि ही वाज सीइंग अ नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स अक्रॉस द बॉर्डर। अगर उनके आर्मी के जनरल फायर हुए तो उनको ये पता था कि जब हमारे सिस्टम के अंदर पैरिटी है या 19-20 का फर्क भी है और नंबर्स विल ओनली मैटर, तो उसके अंदर इस तरह की पैरिटी के साथ आप किसी के साथ जंग नहीं कर सकते। और मेरा तो ख्याल है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता हमारे आर्मी के सिस्टम्स की, लेकिन इक्विपमेंट वाइज आई थिंक वी ऑल्सो हैव एन एज ओवर दी इंडियन सिस्टम्स। तो अगर हमारी सिस्टम पे एज है और या इवन पैरिटी भी है तो फिर तो नंबर्स का ही फर्क रह जाता है। और नंबर्स कैसे वो पूरे करते? उन्होंने चाइना की साइड पे भी रखते हैं बंदे, उन्होंने 7 लाख बंदे जो हैं वो कश्मीर में डाले हुए हैं, तो हमारी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर वो कैसे आते? विद व्हाट नंबर्स वुड दे हैव कम? दे वुड हैव कम विद डाइल्यूटेड नंबर्स। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान प्लान फॉर द वर्स्ट और उसके बाद हम जंग में गए। अब कहानी शुरू होती है S-400, ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, $1.5 बिलियन सिस्टम हिंदुस्तान, और ये कहा जा रहा है कि रशिया का था, और आज तक जब से ये बना है सिस्टम इसको कभी किसी ने डैमेज करने का सोचा भी नहीं, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जाके इसको तबाह कर दिया। सर इसके बारे में बताइएगा जरा। जी देखें, बहुत अच्छा सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट S-400। लेकिन आप देखें कि S-400 कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इनविंसिबल हो और उसका हम कुछ ना कर सकें। हमने उसको अटैक भी किया। पहली बात तो ये है कि हमने उसको अटैक किया, हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास मिसाइल्स थे और हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, एंड दे गिव नो अपॉर्चुनिटी टू द इंडियंस टू सेव देम, एंड वी वर एबल टू नॉक डाउन 2 सिस्टम्स जो 5 उन्होंने खरीदे थे उसमें से। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। फिर हमारे पास और भी इस सिस्टम से नॉन काइनेटिक सिस्टम्स से हम उनको कुछ अरसे के लिए जैम कर सकते हैं, वो भी हम करते रहे। फिर उसी तरह ही जिस मैंने आपसे कहा कि हमारे तो ड्रोन्स गए थे अक्रॉस द बॉर्डर। अब S-400 इज सपोज टू बी अ सिस्टम विच कैन टेक ऑन even a stealth aircraft. It is also capable of taking on the drones. So where was that system? It was not able to take on the drones which were crossing into Indian territory. And if it was a restraint that they wanted to save their missiles for a bigger target, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी भोंडी किस्म की उनकी स्ट्रैटेजी थी कि आप पे जहाज आ रहा है, वो आप पे अटैक कर रहा है, एंड इट्स फ्लाइंग ऑल ओवर टू योर कैपिटल सिटी एंड यू आर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट। तो आपने लिए किस लिए हैं? ये दिखाने के लिए लिए हैं। ये तो फिर आपने यू हैव नॉट एम्प्लॉयड योर सिस्टम वेल। सो देयर इज एन इशू विच हैज कम अप and one would need to analyze it more, because the optimum employment of S-400 भी हमको नजर नहीं आती इस सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। अच्छा सर, एक और ब्राह्मोस का जो मिसाइल था उसके बारे में इंडियन मीडिया तो अल्लाह माफ़ करे, मैं हैरान होता हूँ किस किस्म के बीमार लोग हैं। उन्होंने कहा जी कराची पे अटैक हो गया, लाहौर पे हो गया, ब्राह्मोस मार दें एंड ऑल दैट। सर उसके स्टोरेज को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि ये 2 चीज़ें जो थी अलॉन्ग विद थर्ड, मैं इसके बाद इस पे आऊँगा, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इंडिया का डिस्ट्रॉय किया है। सर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स क्या ऑलरेडी इट वाज देयर कि जो हमारी अटैकिंग पॉइंट्स हैं वो ये होंगे और हमने इधर ही जाकर फोकस करना है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, स्पेसिफिकली ब्राह्मोस मिसाइल का जो स्टोरेज था जी। देखिए जी, ये जो ब्राह्मोस है ना, ये उनका एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। स्ट्रेटेजिक वेपन के लिए आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है थ्रू स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो दे वर वेरी एक्टिव और दे कीप ऑन अपडेटिंग आवर ऑर्डर ऑफ बैटल, और उसके अंदर जो है वो हमें मालूम था या हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी हमारी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से कि ये कहाँ पे है। और उसके ऊपर जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली तो हमने इसको अटैक कर दिया। इसके अंदर भी इफ आई करेक्टली रिकॉल, there were 2 sites of BrahMos that we attacked. One was in Adhampur, and there were 2 sites. One was in Adhampur and the other was in Bhuj, and we were able to destroy both of these facilities. So ये एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हमने अपना अटैक किया, और इसके अंदर इट वाज अगेन आई वुड से अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द बोथ द सर्विसेज दैट इंटेलिजेंस वाज प्रोवाइडेड बाय वन एंड एग्जीक्यूटेड बाय द अदर।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी DGMOs जो हिंदुस्तान के थे, मैं उनकी अभी पहले भी बात कर रहा था, वो आज भी कह रहे हैं कि जी वी फोर्स पाकिस्तान नेवी टू बी गो ऑन अ डिफेंसिव साइड। एक वो कह रहे हैं जी अरेबियन सी के अंदर हम लोग अभी भी खड़े हैं और टारगेट में हमारे कराची है। वो कह रहे हैं कि जी आज रात को देखते हैं क्या होना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी 8-10 अभी भी जगह हैं ऐसी जहाँ पर हमें लगता है पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं। सो माई पॉइंट इज़ दिस कि जो कुछ हुआ है उसके बाद, अब जब सीज फायर हुआ है और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स और कमिंग फ्रॉम ऑल दीज ऑल जेंटलमैन हु वर देयर, दे वर जनरल ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अभी थोड़ा सा मजीद वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग, या ये एक एपिटाइट है जो अपनी कौम को, अवाम को, मीडिया को देने के लिए दे आर डूइंग? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। दूसरी बात यह है कि क्या वो चाहते हैं कि हम अब उनको बाहर निकालें और संदूर 3 करें और फिर उनको बताएं कि तुम्हारी औकात ये है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो इंडियन नेवी इतनी गिदड़ भपकियाँ मारती है ना, ये बिल्कुल उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है टू फेस द ब्रंट ऑफ आवर नेवी, नंबर 1, एंड द air capability that the Pakistan Air Force has. I commanded a maritime squadron and at that time we used to have the Exocet missile जिसकी जो रेंज थी ना वो तकरीबन 27 नॉटिकल माइल्स हुआ करती थी। Okay. अभी आपके पास जो मिसाइल है दैट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल टू टेक आउट अ शिप, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ 27 नॉटिकल माइल विच इज़ राउंड, आप उसको ले लें क्लोज टू 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर का मिसाइल वर्सेस 250 किलोमीटर का मिसाइल। सबसोनिक टू यू नो at the edge of the supersonic regime missile versus a missile which is 3 times to 4 times the speed of sound. आप मुझे बताएं कि can you face it? And then let me tell you, we penetrated, we did an exercise with the Americans and we penetrated the American defenses, and this is on record. I mean, we had a joint debrief and they acknowledged, yes, we were able to achieve that. इसके अंदर कोई मैं मुबालका राई से काम नहीं ले रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ जो आज इंडियंस करते हैं, इनके पास तो अमेरिकन वाली कैपेबिलिटी थोड़ी है, इनके पास तो अपनी जो है वो रूडिमेंट्री किस्म की कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कुछ करने के काबिल होते या हो सकते हैं तो इनके पास तो MiG-29 है, वो MiG-29 वर सेटिंग डक्स फॉर अस। तो व्हाट आर दे वांटिंग टू शो अस, या व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? एंड देन do you think that they will get away with the kind of submarines that we have? No, true. I don't think so. So मेरी तो नेवल वॉरफेयर के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैं आपको ये आपको ये चीज़ इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आवर नेवी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड, दे विल गिव देम अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई, दे हैव वेरी गुड सिस्टम्स दीज डेज, एंड इन एडिशन टू दैट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव दैट कैपेबिलिटी इज नॉट देयर। मैं आपको ये वाई विक्रांत वेंट बैक, वो क्यों वापस चला गया? उसको पता था यहाँ पे अगर हमने मस्ती की और ये ओपन सीज में हुआ, वी विल नॉट बी एबल टू डिफेंड इट, बिल्कुल सही, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर इट वेंट बैक। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया हैज नो कैपेबिलिटी टू थ्रेटन अस फ्रॉम इट्स कैरियर्स। और मैं आज आपको एक दावे से कह सकता हूं कि द डे इंडियंस पिच देयर कैरियर अगेंस्ट पाकिस्तान नेवी, इट विल बी टेकन आउट and they will have even more shameful situation than what they have today. आज तो इन्होंने सिर्फ जहाज खोए हैं, ये अगर जब इनका कैरियर गिरेगा ना तो उसके ऊपर वो जो 10-12 जहाज खड़े किए हुए इन्होंने वो भी जाएंगे, कैरियर भी जाएगा और साथ ही इज्जत भी जाएगी। मार्शल आसिम सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आज मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई दुश्मन हो ना तो उस दुश्मन का ज़र्फ़ हो। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारा जो दुश्मन है उसका ज़र्फ़ भी कोई नहीं, उसका कोई उसकी
इज़्ज़त भी कोई नहीं और उसको एहसास भी किसी चीज़ का नहीं। जिस तरह हिंदुस्तान के DGMO और रिस्पेक्टिव जनरल ऑफिसर्स आज बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे अफसोस होता है उस हिंदुस्तान कौम के ऊपर जिनके पास ऐसे जनरल ऑफिसर्स हैं और ऐसी आर्मी है। और मैं बहुत ही अफसरदा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि 125 करोड़ लोगों का मुल्क है हिंदुस्तान, जिसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसा एक बीमार जहनीत RSS इंसान है, जो कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है। हिंदुस्तान एक स्टेट टेररिस्ट कंट्री था, है और रहेगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।